हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेसिकली वी जस्ट doing the space for tomorrow's analysis and the movement that market made today. Basically और जो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स अच्छी हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक बारी को और देन विल टेक मैं ब्रीफली फर्स्ट इंडेक्स का व्यू रखता हूँ, उसके बाद आगे इनको आगे वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर स्टॉक स्पेसिफिक एंड अदर मूवमेंट्स दैट हैपेंड. So like we discussed over the weekend also. Spaces में नहीं था, एक प्राइवेट ग्रुप में था हमारे, तो we discussed that. So this movement that happened, it did give a chance कि मतलब for market to go down, but couldn't. जहाँ पे हमें एक सेंस आ गया कि सेलर्स इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं. तो आज थर्ड डे था, आज कल मंथली एक्सपायरी है हमारी. तो बेसिकली हैविंग सेड दैट कि वहां से नीचे नहीं जा पा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमें नीचे की मूवमेंट ना देख के पुल बैक देखना है, और पुल बैक पे अगर शॉर्ट नहीं बन रहा है तो हमें फर्दर फॉलो थ्रू लॉन्ग ही देखना है, या लॉन्ग नहीं भी देख रहे हो तो शॉर्ट नहीं देखना अगर पुल बैक पे शॉर्ट नहीं हो रहा है जो स्क्रीन दिखा रही है. तो बेसिकली अब 17,813 की क्लोजिंग है आज, कल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन. कल जो होता है वो हमें नहीं पता है क्या होगा. बैंक निफ्टी की 42,829 की क्लोजिंग है, जो 42,800 के ऊपर, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसके ऊपर की क्लोजिंग आ गई है. तो कल क्या होगा वो किसी को नहीं पता, बट द स्क्रीन सेज दैट इट इज शोइंग स्ट्रेंथ, राइट. एंड स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स भी सब दिखा रहे हैं कि मतलब स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है. आई हैव टेकन क्वाइट अ लॉट ऑफ पोजीशंस. कल होगा, अगर इफ इट गोज साउथ देन ऑफ कोर्स आई विल स्क्वायर ऑफ और मैं फ्रेश गार्ड लूंगा. बट आई एम ओके, विद इट, बिकॉज ये चांस नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे, राइट. तो स्टॉक स्पेसिफिक निफ्टी स्पेसिफिकली, मैं पहले स्टॉक स्पेसिफिक बाद में बात करूंगा. निफ्टी स्पेसिफिकली, इफ वी फ्रॉम हियर ऑन इफ वी कंटिन्यू दिस 17,863 वाला लेवल जो था अप्रैल का जो हाई है, अगर वो तोड़ते हैं तो I feel that this expiry only tomorrow itself, it can show us higher levels, like I would say 950 and then 18,000 also, because expiry है तो कुछ भी हो सकता है. थोड़ा extended move भी आता ही आता है, so that can happen. And we'll talk about the levels after that. उसके further उसके ऊपर के levels बात की बात है, but हाँ, that can happen. बैंक निफ्टी again expiry है, तो we can see a covering of up till 43,150, 43,200 levels. So let's see how we open tomorrow. And उसके बाद एक बहुत मतलब it's an important day है. फ्राइडे भी important है, मंथली क्लोजिंग है, बट कल काफी ज्यादा important डे है टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये जो हुआ है आज एंड में 2:45-3 बजे के बाद, ये एक्चुअल मूव है या ये मतलब बस पोजीशंस रोल ओवर हुई हैं और ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में काम हुआ है. एफआई का डेटा मैंने अभी चेक नहीं करा है, बाकी अभी बात करते हैं, देन वील टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड पोस्ट दैट. तो आशु सर हैं, वेलकम आशु सर. आशु सर मैं ऑडिबल हूँ आपको? वाजपेयी सर मैं ऑडिबल हूँ? हाँ ऑडिबल. ओके. हाँ आशु सर, आप थोड़ी देर में होंगे फ्री, और आर यू फ्री राइट नाउ? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक अनम्यूटेड है बट आपकी आवाज नहीं आ रही. ओके ठीक है. हाँ वाजपेयी सर, हाँ वो ओके, मैसेज आ गया. हाँ वाजपेयी सर, ओवर टू यू सर. चलिए गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को. तो करना ऐसा है कि अभी हम लोग कल परसों का एक स्पेस था, उस स्पेस में हम लोगों ने चर्चा की थी, डिस्कशन हुआ था कि भाई कहाँ तक हम जा सकते हैं. 17,805 का हमारा एक वीकली रेजिस्टेंस लेवल था, तो उसकी हम उम्मीद कर रहे थे और वो हुआ भी. बट एक बार वहां से हमारा रिजेक्शन हुआ था, फिर दोबारा आज उसके ऊपर क्लोजिंग हुई. तो इस प्रकार से जो एक वीकली रेजिस्टेंस वन था वो क्रॉस करके क्लोज हुए हैं. जैसा आपने बताया कि अब ये क्लोजिंग फॉलो अप देगी कि नहीं देगी, ये तो खैर हर दिन हम लोग देखते हैं ओपनिंग पे.
बट जिस प्रकार की जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, मैं इसके बाद के अगले रेजिस्टेंस लेवल का डिस्कशन करना चाहूंगा कि निफ्टी का एक हमारा 830 पर रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के आसपास अब बहुत ज्यादा गैप नहीं रह गया। तो इसके आगे का जो रेजिस्टेंस है, जो मुझे मैं पिवट पॉइंट की थ्योरी के बेसिस बताऊंगा आपको कि सेकेंड रेजिस्टेंस जो वीकली का है दैट इज 7989। तो ये मतलब 2 दिन हमारे पास हैं। वैसे तो एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं, बट वीक एंड की बात करें तो 17,989 इट इज हाईएस्ट लेवल। इसके बीच में हम लोग कहाँ तक और मतलब बीच की क्या लेवल बन सकते हैं, वो 871 का एक लेवल है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है हमारे पास। और उसके बाद 929 या 930 रख लीजिए आप। ये 2 लेवल हमको जो है रेजिस्टेंस के लगते हैं, इनसे ऊपर की संभावना इन 2 दिनों में नहीं लगती है। अब अगर हम यहाँ से रिजेक्शन हो जाए 17,805 जैसे कि उसके ऊपर आज क्लोजिंग हुई है, बट अगर फॉलो अप नहीं होता तो फिर 17,680 का जो हमारा वीकली पिवट है उसी के आसपास फिर से सपोर्ट मिलेगा। तो होपफुली जिस प्रकार से उन्होंने 2 बार टेस्ट किया और तीसरी बार उसको क्रॉस करके बंद किया, तो इससे उम्मीद लगती है कि कुछ ऊपर के ही लेवल थोड़े देखने को मिल सकते हैं। अब ये 875, 860 से 875 के बीच का लेवल भी हो सकता है, और मंथ एंड जो हमारा होगा वो 930 तक भी एक संभावना बन सकती है। ये निफ्टी के संबंध में मेरा है जी। स्टॉक स्पेसिफिक तो हमारा we had the discussion आपके उधर भी, and स्टॉक स्पेसिफिक भी देयर आर लॉट ऑफ मूवमेंट्स, वो जो हम करते हैं अभी इसके बाद बात इंडेक्स के बाद एक बार सबका रिव्यू ले ले। सो आशु सर बताएं। यस यस उस टाइम लिफ्ट में था मैं, तो उस टाइम जिसमें था मैं तो इको हो रहा है क्या? अच्छा नो वरीज गुड थोड़ा सा इको हो रहा है। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस के पास है। आज थोड़ा सा सरप्राइजिंग था क्योंकि मार्केट ने नीचे का मोमेंटम बिल्ड किया था और अच्छा था बिगिनिंग में ओपन में। फिर क्या हुआ, सडनली 10 बजे के आसपास डॉलर इंडेक्स गिरने लगा और काफी कल का पूरा रिवर्सल उसने दे दिया। तो जो भी रीजन रहा, फिर एफआईआई की बाइंग हमने देखी आज हुई, तो ये टोटल यू टर्न टाइप का था। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंडिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिन के बाद एक डाउन ट्रेंड I cannot hear you. Bajpayee sir, can you hear him? आशु सर की आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है करण। ओके करण क्या आप बोल रहे हो? अभी इसमें तो आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी I'm here. वाजपेयी सर मेरे को आवाज नहीं आ रही है, मेरे को भी नहीं आ रही आवाज। आशु सर की नहीं आ रही है, आपकी आ रही है? अच्छा उनका नेटवर्क इशू है, वो he's messaging me, he has some network issue. Okay, so हर्ष भाई हैं, हर्ष भाई गुड इवनिंग। यस जस्ट You can hear me जस्ट right? अभी फ्री हुआ मैं, ट्रैवलिंग कर रहा था। No worries. You want to join after some time? Just put in your view. अभी तो index की बात नहीं, करें। आई एम फ्री नाउ। We're just talking about index. एक्चुअली मेरी डबल वॉइस आ रही है, मुझे मेरी वॉइस खुद सुनाई दे रही है। अभी ओके हो गया। हेलो Yeah, go ahead, sir. ओके, सो मंथली एक्सपायरी है और इम्पोर्टेंट लेवल है 17,800 का, अभी आज क्रॉस हुआ है। वेल सस्टेन होता है क्या देखना है। अगर सस्टेन होता है कल एक शॉर्ट कवरिंग आएगी मोस्टली, अगर 17,800 के ऊपर सस्टेन होता है वी कैन गेट अ गुड शॉर्ट कवरिंग। बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट लेवल पे आया है, ओवरबॉट है थोड़ा बैंक निफ्टी, बट ऑब्वियसली अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहता है
तो ओवरबॉट में भी मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। तो कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टू जज वेदर वी आर गोइंग टू सस्टेन अबाउट 17,800 एंड बैंक निफ्टी का जो आज हाई है 42,800 900 के पास। तो अगर बैंक निफ्टी में आज का हाई क्रॉस करता है तो 43,500 43,600 तक की जगह है शॉर्ट टर्म इन शॉर्ट टर्म। और निफ्टी में अबाउट 17,800 इफ सस्टेन्स we can go to 18,000 something 17,970 18,000. Ideally resistance is there only towards 18,130 बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, मेजर रेजिस्टेंस है नहीं। तो अगर 17,800 के ऊपर सस्टेन होता है तो 18,100 तक की जगह बन जाती है मार्केट में। ओवरऑल देखेंगे तो ब्रॉड मार्केट में आप कौन से अपने अच्छे ब्रेकआउट आप अपने हिसाब से कौन सा शॉर्ट टर्म बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? यू टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म ओनली? हेलो यू टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म, राइट? या हाँ, सॉर्टेड, वही मैं बोल रहा था आपके वेव काउंट के हिसाब से ना। तो 17,800 के ऊपर अगर कल सस्टेन होते हैं तो 18,100 तक की जगह बन रही है और बैंक निफ्टी में 43,500 600 तक की जगह है और पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म में। और बाकी ओवरऑल ब्रॉड मार्केट इज वेरी स्ट्रांग। बहुत सारे स्टॉक्स में 52 वीक ब्रेकआउट मिल रहे हैं, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं और बहुत सारे स्टॉक्स करेक्शन से बेस बना के ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट बहुत अच्छा स्ट्रांग है और वो इंडिकेशन है कि मोस्ट प्रोबेबली अभी एक ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेंडिंग रैली स्टार्ट हो जाएगी। मींस ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड इट। जो मार्च में मार्च तक करेक्शन था 16,800 तक आया। आई थिंक वी हैव मेड दैट बॉटम एंड वी शुड बी गोइंग अप अगेन। I know it might be very early to say कि bull market आ रहा है, but I mean there is a bull market already, sector specific, stock specific, because there are a lot of sector stocks which are near to 52-week high, which are near to all-time highs. Like PSU banks are some of them are trading to 52-week high. All of them are trading above 2021 high. All the PSU bank, most of the PSU bank are trading above 2021 highs. जो 18,600 का हाई बना था उसके ऊपर है। कैपिटल गुड स्टॉक्स दे आर क्लोजर टू द ऑल टाइम हाइज, trading much above 2021 high. PAC stocks, those are also trading near to the highs. And auto stocks are above 2021 highs. So ये 4-5 सेक्टर है जो बहुत स्ट्रांग है और they will continue to be strong. Another sector I'm looking at is metals. So metal is dependent on dollar. So dollar is trying to break, whenever dollar breaks below 100, we are going to see a metal sector turning up and giving a very huge rally. And dollar is very close to breaking below 100. So कल की closing बहुत important, कल की rather than Friday की closing डॉलर की बहुत important रहेगी। डॉलर में डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है और सेम विथ यूएसडी आईएनआर में भी डाउन ट्रेंड अभी 83 के यहाँ पे बहुत बार रेजिस्टेंस लिया है और वो भी ब्रेकडाउन ट्रायंगल के ब्रेकडाउन लेवल पे आके रुका है यूएसडी आईएनआर। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द डॉलर टू गिव massive downtrend. So dollar में massive downtrend आएगी तो definitely it will be bullish for market. And a lot of other sectors which were in like 18 months of a bear market, like Reliance was almost lagging, Kotak Bank was lagging, a couple of financials were lagging and are near to the lows. So they are starting to turn up higher. And rest banks like Axis, ICICI, they are still stronger and they are above 2021 highs. So actually index में हमें इतनी तेजी नहीं दिख रही है, मार्केट साइडवेज दिख रहा है बिकॉज ऑफ हेवी वेट्स इन इंडेक्स which were pulling index down, like IT sector was big time dragger in index, but I think IT has also making a long term bottom. I'm not talking about like for in trading traders view. IT is value buy for investors, not trader.
ट्रेडर को अभी रुकना है क्योंकि अभी तक अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है. But obviously, if you want to do value buying, then IT is a good sector which can turn around. And rest, I think, let the market speak. I have already been saying that we are resuming a bull market. Uh, so let the market speak now. I'm waiting for break about 18,000, 18,100. Thank you. Even we've been discussing from since a while now that last Monday's low on Infi, अगर वो भी ब्रेक नहीं हो रहा और वो पैनिक लो जो बना था इंडेक्स में भी, तो जब तक वो ब्रेक नहीं होता then it's going to consolidate and get people tired and then do whatever it wants to do till the time it doesn't break the high and low of that day. So तब तक and TCS सारे काम कर रही है ना. अब देखो ना, mid cap IT is working, like talking about Persistent, talking about Coforge, talking about TCS, they all did what they wanted to do. तो इन्फी एक रुका हुआ है बिकॉज उसका थोड़ा कमेंट्री गलत था एंड बाकी जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं. आई एम बीन ट्रैकिंग 4-5 स्टॉक्स ओनली, सो आई विल बी एबल टू, अभी मैं चार्ट देख के बोलूंगा तो वो ठीक है, बट मैं आई बीन ट्रैकिंग 4-5 स्टॉक्स, तो मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ. तो या सो दैट्स हैपनिंग एंड इन्फी अटका हुआ है क्योंकि उसकी कमेंट्री वट एवर द रीजन इज, मतलब वो अभी कुछ नहीं कर रहा बेसिकली. इट्स इनसाइड दैट कैंडल लास्ट मंडे की, तो फ्रंट रनर में वो अटका हुआ है. तो या let's see where how it pans out. You have something on the this one also, on the auto में थोड़ा सा और briefly कुछ है आपके पास बोलने के लिए? Auto is like strong sector since the start in June. June में जब 15,000 से ऊपर का bottom, voice डबल आ रही है. Hello. Now it's okay. Karan, I think you have to mute. वो double आ रही है voice. So auto has been like showing strength. The stocks like M&M, TVS Motor, they are strong stock within auto sector. और अभी वापस अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है ऑटो सेक्टर का. 3-4 मंथ्स साइडवेज करेक्शन में था ऑटो सेक्टर फ्रॉम दिसंबर. अभी वापस रिज्यूम हो रहा है अप ट्रेंड एंड आई थिंक ऑटो इज गोइंग टू लीड द रन. सो आई नो वैल्यूएशन वाइज शायद लोगों को वो महंगे लगेंगे ऑटो स्टॉक, बट वी ओनली फॉलोड प्राइस एक्शन एंड प्राइस एक्शन इज सजेस्टिंग ऑटो इज अ लीडर. सो हम तो भाव भगवान मानते हैं. I mean, despite I am being a MBA and CFA, I follow price. I don't follow value. ठीक है, आपके उसमें डिग्री नोट कर लें. ठीक, आगे से बताना. Sorted है. No, cool. No, it's that's stock specific. Auto is also stock specific. That is, Maruti is showing weakness. Tata Motor is showing some kind of strength if it breaks out above like 480, 485 levels. So वो भी stock specific है. Hero Moto ने पूरे अपना gains दे दिया आज, from top. So basically, it's just happening. Let's see how it pans out because stock specific move हो रहे हैं, Stock specific. In what time frame you are looking at? Because if you look at larger time frame, I mean, obviously on smaller or larger, TVS is like among the leader. TVS Auto, that has been a leader. TVS Motors and M&M, and they will continue to lead within auto sector. Rest on short term थोड़ा बहुत correction mode में है. Maruti and the others, Tata Motors, but Tata Motors also has broken out, right? It has given very big rally in short term, so it has to cool off. So वही हो रहा है. Yeah, it's consolidating on the daily. Yeah, it's near to the like overbought zone है around, but definitely it's still standing tall. Tata Motors, if I particularly watching. Rest global market also looking very good. Dow and DAX, European markets are at near to the highs. So there is no, like, in terms of medium term I'm not talking in terms of Dow short term.
So medium term European markets are looking good. Even Dow is still looking good. I know it is correcting, but it is correcting the gain it has made in last few days, a steep rally. So let's see how it pans out. Right. Thank you, Arjun. Thank you. Thank you. Thank you. Prashant sir, Prashant ji, you there? Good evening, Good Karan. evening, Karan. Good evening. How are you? Good. आपको माइक ऑफ करना पड़ेगा कारण बिकॉज आपकी हाँ mic हाँ off। बोलो, मेरा माइक ऑफ है, वो हाँ वो हो रहा है, एको हो रहा है। नहीं, बेसिकली तो अभी निफ्टी में अभी तक तो जो हो रहा है, जैसे आज का मूवमेंट भी करीब ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स का जो था, जो पीछे से खींच लिया है, और ये कुछ भी नहीं हो रहा है, बेसिकली ऑप्शन में हो रहा है। अभी ऑप्शन सेल करके भी आपको कोई प्रीमियम खाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है पूरा। और कल के लिए अगर मैं बोलूँ तो मेरे को तो एक्सपायरी 17,720 के आसपास लगती है। एक पुराना कैलकुलेशन है मेरा, तो उसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। अगर कल 820 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली मैं 17,800 की पुट को थोड़ा बाय करना चाहूंगा एज ए हीरो जीरो, और मेरा वही ऑप्शन रहेगा 720 के आसपास ये एक्सपायरी आनी चाहिए। और बाकी वैसे 800 के ऊपर रहता है तो डेफिनेटली 800 की कॉल राइटर्स जो है वो प्रॉब्लम में रहेंगे ही। तो अब वो देखते हैं, क्योंकि आज भी मार्केट ने पीछे से जो खींचा है 30 मिनट के अंदर, उसके पहले कोई वॉल्यूम वगैरह भी कुछ भी नहीं था निफ्टी के। जितने वॉल्यूम कल हुए थे उतने तो आज हुए भी नहीं, मतलब रोल ओवर तो कल हो चुके थे एक्चुअली। तो आज का वॉल्यूम बहुत कम था कल के कंपैरिजन में। तो अब डेफिनेटली अभी मार्केट अभी नीचे जाने को है नहीं, और स्टॉक जो भी जा रहा है ऊपर या नीचे, वो पूरा कोई ना कोई न्यूज देके कर रहे हैं ओवरनाइट। मतलब जैसे क्रॉम्पटन का न्यूज आया, जीएनएफसी का न्यूज आया, देन क्रॉम्पटन, उसके बाद एक और स्टॉक था ना वो इप्का लैब का हुआ, तो वहां चार्ट पे आपको एक बाई दिखता है, कुछ होता है, और नेक्स्ट डे न्यूज आया और वो पूरा का पूरा कर दिया। और प्रॉब्लम क्या है कि जो ओआई बिल्डअप हुआ इस बार वो इतना ज्यादा हो रखा है, और सेकेंडली अपने को ये पता नहीं चल रहा है वो लॉन्ग बना है या शॉर्ट बना, क्योंकि वो बहुत छोटे से एक कहते हैं ना लिमिट के अंदर ये हुआ, 2% के अंदर काम हो रहा है। आज भी देखोगे निफ्टी 50 के करीब 46-47 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 1% की रेंज में थे। तो उससे आप क्लियर नहीं कर सकते कि पोजीशन किस तरफ की बन रही है। और फिर एकदम ओवरनाइट एक न्यूज आती है और 5 से 6%, 7% एचडीएफसी लाइफ का भी था। सो ये जो चीजें हो रही है ये थोड़ी एबनॉर्मल सी है, ये नॉर्मल मार्केट में नहीं होती है। तो डेफिनेटली यहाँ जो भी काम करेगा वो हेज करके करे। अभी शॉर्ट में भी पैसा लगता है और लॉन्ग में भी लग रहा है, तो वो तो पोजीशन के हिसाब से है, सबकी अपनी अपनी। मैं थोड़ा सा मार्केट में, मतलब मेरा आज का डे जो है पूरे मंथ का जो मिला के अगर देखता हूं तो आज मैं इस मंथ के लिए माइनस में आ गया हूं। कल तक मैं पॉजिटिव चल रहा था। तो अभी कल के लिए ज्यादा कोई पोजीशन है नहीं मेरे पास, पर जो भी है मतलब यही है कि थोड़ी शॉर्ट में ज्यादा है एक्चुअली मेरे पास अब, क्योंकि लॉन्ग मस्ट बी हेज ना, हेज नहीं किया आपने? नहीं, मेरा हेज का मतलब मेरा क्या रहता है, जैसे बैंकिंग के अंदर अगर मैंने 3 स्टॉक शॉर्ट है तो 3 स्टॉक या 2 स्टॉक प्लस भी रहेगा। मेरा हेजिंग वो कॉल पुट के साथ नहीं रहता है, अच्छा हाँ हाँ, वन ऑन द सेम क्योंकि थिंग। वो जिसको जो मिलता है उधर का खा लेते हैं, और दूसरा वो हेजिंग वैसे रहता है मेरा। इट्स नॉट लाइक दैट अगर कॉल पुट के साथ हेज करके बैठोगे ना तो फिर तो पूरा महीना आपको बस वो वैसे ही सुला दिया है। और इस बार तो वैसे भी बहुत से स्टॉक ऐसे जो एक रेंज में रहे हैं, तो उसमें कुछ मिलेगा भी नहीं अगर वो कोई 5-7% का मूवमेंट नहीं आ रहा है तो हेजिंग का मतलब हर एक के लिए अलग होता है। मेरे लिए ये ज्यादा सूट करता है एक्चुअली, कि 4 स्टॉक अगर शॉर्ट है तो उसके सामने 3 स्टॉक बाई या 2 स्टॉक बाई करके बैठ जाओ, और वो भी सेम सेक्टर के अंदर। चलो मेरी तरफ से तो यही है, कल देखते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन तो यही है 17,720 के आसपास ये होना चाहिए एक्सपायरी, और 800 के ऊपर चल रहा है तब तक तो मैं, मतलब 800 के कॉल राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी तो मेरी तरफ से बस इतना ही है। जी नहीं, थैंक यू प्रशांत। आशु सर, आप वो सिग्नल है, सिग्नल में आपकी आवाज की दिक्कत आ रही थी। हाँ जी बोलिए। कोई बात, हाँ जी सर, वो आ रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ, आप क्लियर है। ओके। तो
आज आज मैं वही बोल रहा था कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हुआ है, क्योंकि सुबह सेलिंग अच्छा प्रेशर था और डेटा भी मतलब बियरिश ही था, लेकिन सडनली ये बाइंग आई और बाइंग के बाद फिर वो गिरा ही नहीं, तो हाईस टच कर लिए ऑलमोस्ट। बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मैं लॉन्ग नहीं लूंगा, मतलब सबका अपना अपना ट्रेडिंग है, तो लॉन्ग साइड में अपन ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई विल प्रेफर शॉर्टिंग। मार्केट कभी कभी थोड़े से अजीब चलते हैं, तो आज का मार्केट थोड़ा सा ऐसे ही था कि सबको डिफिकल्टी हुई होगी ड्राइव करने में उसको, क्योंकि मैंने एक लॉन्ग भी लिया था, मॉर्निंग मैंने शॉर्ट किया, फिर लॉन्ग लिया, फिर दूसरा शॉर्ट किया, वो नहीं चला, तो वो ऊपर काट के फिर निकलना पड़ा मुझको। और अगर बैलेंस की बात करें तो फ्यूचर में भी 3-4 ऐसे हैं जिसमें मतलब शॉर्ट किया था मैंने और वो स्टॉप लॉस लग गए हैं, तो मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाइंग ट्रस्ट तो है, मतलब उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन बात यही है कि यहाँ पर बाइंग करें या नहीं करें वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि चार्ट के जो पैटर्न बन रहा है वो कहीं ना कहीं टॉप आउट होते हुए दिख रहे हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। अब वो नीचे से बाइंग ले गए हैं, तो अभी ये इसके ऊपर निकल पाते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क यही है। और DIX पे मेरी नज़र है थोड़ी सी, उसी की वजह से आज काफ़ी मतलब उल्टा सीधा हुआ है मार्केट में। किसमें सर? डॉलर इंडेक्स 10 डॉलर बजे के बाद डॉलर इंडेक्स था, और यूएस में बैंकिंग क्राइसिस अभी चली रही है। अभी मैं देख रहा था यूएस में सारे बैंक्स नेगेटिवली ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट, तो कहीं ना कहीं ये बैंकिंग वाला फैक्टर है ही, मतलब कितना इग्नोर करो अपन, अगर उसको बढ़ा गया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब अभी लोग दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, तो कॉशियस रहने की जरूरत है। इसलिए मैंने मैसेज भी करा था आज की लॉन्ग लेके मत जाओ, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है ओवरनाइट, और अभी अगर अपन देखें तो डाउ वगैरह नीचे ही चल रहा है, और कैग वगैरह भी देखो आप 1% करेक्ट हो रही है। तो बस यही आइडिया है, वेट करो, अगर अपन को कन्विक्शन नहीं आ रहा है लॉन्ग साइड में तो वेट करते हैं, इग्नोर कर सकते हैं 2-4 दिन, और मार्केट को ऐसा दिल पे नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो। मार्केट है, आराम से मैं कूल होकर ट्रेड करता हूँ, चले या ठीक है, नहीं चला ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि भैया आज ही एक ही दिन है अपनी लाइफ में, नहीं मिलेगा 2-4 दिन अपॉर्चुनिटी तो कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ लॉस नहीं होने वाला है। बेटर है साइडवेज बैठो, अपना देखो मार्केट को, कन्विंस, अगर जिसको लग रहा है कि बहुत ऊपर जाने वाला है वो ट्राई कर सकता है लॉन्ग, अपना अपना है। कुछ लोगों को लग रहा है कि बहुत ऊपर जा सकता है मार्केट में। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे एलियट के बारे में, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा, बहुत बड़े बड़े दो एक्सपर्ट ही एक दूसरे से एकदम अपोजिट बोलते हैं, तो अब हम किसको समझो कि कौन किसका सही है। सीरियसली बोल रहा हूँ, देयर इज सम प्रॉब्लम इन एलियट, मतलब मैंने इसलिए कोशिश ही नहीं करी सीखने की, क्योंकि दो एलियट के एक्सपर्ट एकदम उल्टा बोलते हैं। एक बोलेगा बहुत बड़ा बुरा बियर मार्केट आने वाला है, कोई बोलेगा बहुत ही बड़ा बुल मार्केट आने वाला है, और छोटा मोटा नहीं, मतलब एकदम एग्रेसिव और बड़े टारगेट मिलते हैं, तो वो थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ मैं तो सिंपल थ्योरी पे चलता हूँ, मार्केट में जो इम्पल्स है उसको देख के चलो, जहाँ पे आपको डाउट हो रुक जाओ। तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं टॉपिंग हो रही है, तो अपन वेट कर सकते हैं जब तक कन्विक्शन ना आए। मैं यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉन्ग बिल्कुल नहीं लूंगा, मार्केट गिरेगा, जब थोड़ा सा रिट्रेस होगा वहां पर अगर कंसोलिडेट होता है एकदम से, उसको भी बाय नहीं करने वाला मैं। जैसे आज गिरा एकदम से लोगों ने बाइंग कर दी, ऊपर ले गए, तो ये थोड़ा सा कभी कभी रिस्की हो जाता है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इस सिचुएशन में, और प्रीमियम भी बहुत नहीं है, तो सेलर भी उतना ज्यादा रिस्की कैरी कर रहा है ना। हाँ जी। ठीक है, यही था मेरी आपने अभी तरफ बोला ना, तो आई जस्ट ओपन दिस इंडेक्स बैंकिंग वाला यूएस का, दैट इज वेरी वीक, राइट? अरे वीक में तो पूरे ट्रेड कर रहा हूँ सारे बैंक यूएस के। नहीं मैं नहीं करता ना, मैं नहीं करता, बट मैं सब करता हूँ। काफी वीक है सर, काफी वीक है। हाँ, भयंकर करेक्शन है भाई, तो वो एक क्लियर है मतलब। बट सर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं, होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, कुछ दिख रहे हैं। परफेक्ट ब्रेकडाउन जो हुए थे जिसमें मैंने शॉर्टिंग स्टार्ट करी थी, वो गलत हो गई, मतलब गलत इन द सेंस कि वो ब्रेकडाउन बढ़िया दिखे फिर उसका एकदम से ऊपर चले गए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बाइंग तो है ब्रॉडर, उसमें अब जो लोग बाय कर रहा है, या तो ये है कि FNO वाले स्टॉक से थोड़ा सा ठीक ठाक रहते हैं तो वहां पर लोग बाय कर रहे हैं, ये मान के चल सकते हैं अपन, तो वो तो मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बाइंग तो है। बट वही है यार, देखो क्राउड के साथ चल रहा है या थोड़ा सा कॉशियसली रहना है, कभी कभी कॉन्ट्रेरियन भी सोचना पड़ता है आपको, थिंक कॉन्ट्रेरियन वाला जो फैक्टर रहता है ना मार्केट में, तो वो भी एक अपना इम्पोर्टेंस रखता है, कि कहीं ना कहीं देखो क्राउड क्या होती है, क्राउड इज ऑलवेज राइट इन द मिडवे, और क्राउड इज ऑलवेज रॉन्ग एट द एक्सट्रीम्स।
ये कहावत होती है। तो एक्सट्रीम पर थोड़ा सा कॉशियस रहना होता है, क्योंकि क्राउड वहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस जाती है, और जब वो फंसती है ना तब फिर बड़े करेक्शंस भी आते हैं। तो ओवरऑल तो बुलिश लग रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत होना चाहिए कूल ऑफ, उस कूल ऑफ का ही वेट कर रहा है। ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा वीकनेस इंडिया में तो नहीं लग रही, ग्लोबली थोड़ा यूएस वाला जो है फाइनेंशियल वाला, वो ऐसा फैक्टर है कि वो किसी को पूरी तरह से पता नहीं है, और एकदम से जब चीजें बाहर आती है ना तब लोगों को समझ में आता है कि ये है। तो कॉशियस रहने में कोई बुराई नहीं है, मतलब अगर ओवरनाइट अपन चल रहा है तो बहुत बड़ी पोजीशन मत लो। कैश की अलग चीज बात होती है यार, कैश में क्या होगा, चलो एक दिन बहुत बड़ा ब्लड बाथ भी आ जाएगा तो उतना डैमेज नहीं होता है, लेकिन अगर फ्यूचर में आने पोजीशन है, लेवरेज पोजीशन में, फ्यूचर ऑप्शंस में, और बहुत बहुत बड़ा उल्टा मूव आ जाता है तो लॉसेस बड़े होते हैं। तो इतना प्रिकॉशन रखना है कि लेवरेज इंस्ट्रूमेंट जो हेज रहो, या पोजीशन कम रखो। अगर हेजिंग नहीं करनी है तो कम कम खेलो, मतलब कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। अभी बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने लायक मार्केट नहीं है, तो मैं तो बहुत ही छोटे वॉल्यूम में चल रहा हूँ अभी। ये तो बस बेसिकली जो स्टॉक स्पेसिफिक थिंग्स दैट आर हैपनिंग, इफ यू कंसीडर, अगर वो देखोगे ना ब्रेकआउट ब्रेकआउट चल रहा है, सपोर्ट बाइंग भी चल रही है, ब्रेकआउट भी चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है सब जी। लेट्स सी टुमारो इज एन इंपॉर्टेंट डे, जैसे हमारी बात थी, टुमारो इज एन इंपॉर्टेंट डे। कल का दिन इम्पोर्टेंट। बिकॉज क्या है ना सर, अब फंस चुके हैं जो नीचे, और जो ऊपर जो फंसे थे वो आज ठीक हो गए होंगे ना, पर कल हाँ, जो नीचे फंस गए उनको निकालेंगे या उनको भी पूरा रगड़ देंगे ऊपर तक, ये बात है। दिस इज द पॉइंट टू कंसिडर, बिकॉज ऊपर वाले तो ठीक है, अब जो वीक हैंड्स है वो तो वैसे ही आज सुबह ही निकल गए होंगे ना, क्योंकि बैंक निफ्टी है। होगी जो अभी घुस रहा है ना, हाँ वो फंस जाएगा। हाँ ट्रू। अपन जैसे नीचे से लॉन्ग लिए, अपन ने भी लिए थे भाई, 1000 पॉइंट नीचे से, 700-800 पॉइंट जब नीचे मार्केट था वहां से हमने भी लिए, लॉन्ग लिए थे, वो चले बढ़िया। तो वहां से तो चलो आदमी होल्ड कर लेगा ट्रेल करके कि चलो स्विंग लो पे तो ट्रेल कर दिया ऊपर। अब जो ऊपर यहाँ घुस रहा है उसका क्या होगा, वो इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर क्या कंटिन्यूएशन में ही ब्रेकआउट आ रहे हैं क्या, या यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। But it's not making it comfortable ना। अब यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स, मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ सर, देखो बड़े लोग जो मर्जी करते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, पर बहुत मुश्किल है यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट करना और होल्ड करना, बहुत मुश्किल है, बिकॉज नीचे का पता नहीं है किस दिन गैप डाउन खोल दे, क्योंकि इंट्राडे में तो मैनेजेबल है फिर भी, है ना, बिकॉज यू कैन हेज एंड यू कैन डू थिंग्स एंड यू कैन मैनेज। अब यहाँ पे अगर हम फ्रेश लॉन्ग ले रहे हैं और कल को ही 150-150 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन और 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन, कोई भी रीजन से, कल नंबर्स आने हैं यूएस में, काफी डेटा है जो आने हैं, तो वो आ गया और कुछ भी रिएक्शन हो गया, मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, मेरे को नहीं पता क्या होगा, बट देन इफ इट गोज साउथ तो लॉन्ग्स आर नॉट कंफर्टेबल हियर। नीचे से बैठे हो तो ऑफकोर्स इट्स फाइन, नीचे से बैठे हो तो ऑफकोर्स इट्स फाइन, मतलब 17,500 600 700 650 के लेवल से भी बैठे हो, आज के लो से भी बैठे हो तो भी इट्स फाइन, गैप आ गया ना काफी। तो हाँ, हाँ जी, तो वाजपेयी सर, आई थिंक श्रीनिवास सर हैं विद अस। हाँ श्रीनिवास जी थे जी। श्रीनिवास जी आप म्यूट करके प्लीज आप रखिए अपना व्यू। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, इट्स बीन अ बिट ऑफ अ व्हाइल। गुड इवनिंग, या लॉन्ग व्हाइल। So I'll make it short because I know मैं ज़्यादा बक करता रहता हूँ, but some of my favorite gurus are here. So I want to call out Dr. Ashutosh. आपके spaces बहुत useful है. The stuff you tweet is very useful. You talk so to the heart of, especially the early, young as in I'm not young age-wise, but I'm like that old guy in the college classroom. तो जो amateur trader है ना, आप जो भी बोलते हो, आप जो भी लिखते हो, very very useful. I see some people troll you and all, आप just ignore कीजिए, which mostly you do. But हाँ वैसे बहुत कम करते हैं, एक आधी करता है कभी। हाँ तो क्योंकि असली ट्रेडिंग वालों को ही समझ में आएगा ना आप एक्चुअली क्या बोल रहे हो। वही है कि वो स्टफ, हाँ वो जो ट्रेडिंग समझता है उसको इम्पोर्टेंट समझ में आती है, बाकी लोगों को थोड़ा सा नहीं कैच कर पाते हैं, तो उनको थोड़ा सा लगता है। हाँ
वो तो होता है but thank you for your kind No, words. I've been Thank wanting you. to say it though. So now it's been a painful wait for Parma bears like me, a reasonably textbook squeeze, though it's not at all pleasant. When you get squeezed as a bear. So in summary, I think we are. I'm awaiting confirmation that the ugly phase three will has begun. So if you draw a trend line between the Feb 20 COVID low, Nifty, the June last year low, and the budget low this year. So you notice it's kind of now below it, and it looks like it's going to do a second back test. So if that fails, which means if it doesn't cross, say, 18,200 or thereabouts by early May, then it means party back on. Everything else looks the same kind of, like the bounce was very harsh, very sharp. This is not how, to my amateur knowledge, bull markets work. We don't see these kind of rallies. We saw basically most of this rally came in 9 trading sessions, and since then थोड़ा ऊपर नीचे टाइम पास इधर उधर चल रहा है, हम सबको कंफ्यूज कर रहा है. Most important, I watched that ticker tape mood market index because it's quite nicely calculated. I couldn't do a better job if I wanted to. So I like using standard data. क्योंकि public criticism makes it robust. So उसमें आप देखिए just 1 month ago, the MMI index was 10, closest to, I mean, 10 was like shockingly low, extreme fear. So at a 16,800, market can't possibly go down because there's now too much fear built in. So it had to get squeezed out. So in just 4%, 4.5% rally, that index has moved to 87, 88. It's in extreme greed. So it's delicious omen for bear looking for the topping out to complete. नॉर्मली वो फर्स्ट वीक एक्सपायरी का बेयर्स के फेवर में नहीं होता है नॉर्मली. आई गेस द सेम ट्रेंड विल कंटिन्यू. सो आई थिंक इट्स गुड बेयर हंटिंग टाइम 4th May onwards. So Thursday wala expiry onwards is when I expect, if past patterns are any indication. And I think even the US will turn, or everything. Today Microsoft is up 7%. So it's not normal bull market action for a $2 trillion market cap company to yo-yo like it's some small cap stock or something. So I think ये सब last euphoria type short squeeze जो भी आप कह लो technically खत्म हो रहा है, and after that it's bear time again. The last index thing I also watch is that 10-year minus 1 year. So actually interest rate US 10-year. So interest rate inversion may ideally you should watch all the pairs, but 10 minus 1 has normally bottom maxed out at minus 1.3 1.4%. So maxing out khatam ho gaya hai, and now it's beginning to bounce up. So as the inversion reduces, the markets, equity markets typically go down. If the Federal Reserve hints that it is done with rate hikes, it will be the best news for bears because the 1 year yield will drop sharply, and that means the 10 minus 1 will uninvert, and फिर तो May will be, or June will be extreme fireworks. So none of the problems, like Ashutosh sir said, I mean, like none of the problems have gone away. They're just getting time to surface, and the interest rate hike is working its way. So that's my current That's my outlook. current outlook. Why are we reacting differently? Like, because 350 points, 400 odd points gets down, and we open flattish. So there's something that's going on with us also, being the election year that's starting off. ये भी तो देखो ना, मतलब that's also happening somewhere around. Like, that is also, they're factoring in multiple things, growth stories and everything. Number of factors. Other people are good orators of that. There are people here in the space who can comment on the growth story better than I can. But then they're just, are we just starting with the phase that we are going to react differently, or is just a temporary thing that's happening with us as per our markets? Because we're not we
see, we being traders, all of us, like majority of us being traders, swing traders, whatever kind of traders we are. तो उसमें हम भी तो we are also trying to understand that why aren't we falling. So when the falling pressure is not coming in, don't you think that we are reacting differently, and we are as per the अभी तो US correction start जब भी होगा, जब भी ढंग से if it starts correcting, तब भी it's going to be an interesting data point to observe. So don't you think कि मतलब वहां पे we can act differently because the election year is starting. वो play out, मैं ये नहीं बोल रहा पूरा worst case or worst worry, if you're aiming for a bear action soon, or like mentally gearing up for that, is जो अगस्त में हुआ वो दोबारा हुआ तो कपड़े उतर जाएंगे bearish positions के, which like August rolled over into a bullish September, and then it continued going up, and I think it didn't top out till mid September. Then it fell sharply till end September. Then again it rose, and eventually we saw another peak. In that phase, the US 10 minus 1 inversion drop was much higher. And that has correlated nicely with Nifty, because in some way it is also, in a very indirect way, it's incorporating USD INR. So that's why I feel the same scenario won't hold. जो भी वो क्या होता है sentiment Karan, my take at 16,800, all the ills of the economy, this and that, मेरे जैसे लोग बोलेंगे consumer की फटी है, जो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, all that stuff gets amplified, and हर जगह वो gloom and doom. Now I'm seeing more and more the sentiment is reasonably positive. I'm not getting trolled, etc. Hopefully that will happen next week. And then the sentiment has gone overnight the other extreme. So all the problems we had a month ago when Nifty was 16,800 were true. And it didn't mean Nifty would hit 15,000 the next day. वैसे ही all the goods we have of the future of the economy and all continue to be with us, but ऐसा नहीं है वो एक दिन में unfold होगा. So I think this is just a good healthy sentiment correction. And thoda bullishness, euphoria chahiye, especially among retail, for the top to be achieved. That's my take. no, that's perfectly I don't disagree at all, but हाँ मतलब वो view वाली बात अलग है, but इसमें sentiment, and I would say where we are positioned right now, and wherever at what time wherever we are positioned, मतलब कैसे कहाँ पे हम खड़े हैं और कैसे reactions आ रहे हैं, वो भी है, that's another factor, right? Yeah. Yeah. The other, I mean, specific stock just on how patterns are repeating like monotonously. कि लास्ट 2 हफ्ते में तो सिर्फ थोड़ा चार्टिंग की प्रैक्टिस हुई है. Most successful strategy has been no trades if one is not bullish. Then if you see Infosys, for example, last year, exactly, I think same day or maybe one date, plus or minus, it announced its earnings. Stock fell alarmingly at, I think, 60. It fell to 1650, and it felt like the bottom has fallen out. Then in the same, within 6 weeks, it fell to 1350, and then it spent 1 year roaming around between 1350 and 1650. Now again, same 24th April या 26th जो भी वो डेट था अर्निंग्स के दिन, फिर से स्टॉक गिरा है, एंड अभी आई थिंक 1250 में है. I think Infosys will be 950 to 1250 for the next 1 year. So a lot of these patterns to me or symptoms suggest we are just recurring earlier patterns. It's a long grinding bear market, totally different from 2008, 2001 crash. That's so it's quite a difficult market. Yes. No, it is not easy for sure. तो श्रीनिवास जी आपने बहुत सही बात बताई. देखिए ये तो मार्केट में इधर पिछले काफी समय से हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाने में टाइम कम ले रही है और नीचे आने में, मतलब जैसे पहले उल्टा होता था कि भाई गिरती बहुत तेजी से थी,
तो अभी देखिए 4 महीने का कंटिन्यूअस फॉल, मतलब कंटिन्यूअस हमने रेड कैंडल देखी है दिसंबर से लेके मार्च तक, और फॉल कितना हुआ? केवल 2000 पॉइंट का। तो उसमें क्या है कि एक टायर्डनेस पैदा कर दी, एक मतलब जैसे कहते हैं, जो आपने भी कहा ना, ये मार्च में स्थिति ये थी कि सब सारी चीजें खराब खराब दिखाई पड़ रही थी और बिल्कुल एक निराशाजनक माहौल सा बना हुआ है, क्योंकि चौथा महीना चल रहा था। और जो आपने बात कही अभी इन्फोसिस की, सेम थिंग आप यही देखिए ना, किसी भी स्टॉक को आप उठा लें, मतलब जितने आपके फंडों के स्टॉक हैं, किसी को खैर मैं नहीं कहूंगा कुछ हो सकता आउट परफॉर्म कर गए होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी स्टॉक उसी एक दायरे के अंदर घूम रहे हैं। मतलब 15% से 20% का उनका दायरा है, और उसी दायरे में वो ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे आ जाते हैं, फिर नीचे से ऊपर चले जाते हैं। मतलब एक प्रकार से प्योरली ट्रेडिंग की मार्केट बन गई है। यद्यप मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ स्टॉक जरूर आउट परफॉर्म किया उन्होंने, डबल ट्रिपल भी हुए हैं, बट वो इतनी संख्या कम है कि अगर आप उनको आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट कर ले गए तो वेल एंड गुड। अन्यथा जो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, मोस्टली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर तो यही स्थिति मुझे समझ में आई। और जैसा आपने भी कहा, तो मैं इन्फोसिस हो या टीसीएस को ले लीजिए आप। टीसीएस ने जनवरी में बाईबैक अनाउंस किया था 22 में, 4500 पे बाईबैक हुआ, 4000 का उसने हाई लगाया। उसके बाद पिछले अप्रैल में उसका जो 3800 का हाई लगा, वो आज तक नहीं कटा। पूरा एक साल हो गया, उसने नीचे का लो बनाया, फिर शायद 3400 तक आया था, अगेन वो फिर वो 3100। लेकिन ये कि इसके बीच में आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दे रहा है बार बार स्टॉक। तो यहाँ हम लोग जो आपस में चर्चा करते हैं, कोशिश ये की जा रही है कि हम लोग किस प्रकार से इस मतलब जो झंझावात है, या जो ये थोड़ी सी टफ मार्केट है, इसको कैसे इससे पार निकला जाए। तो मैं समझता हूँ हम लोगों का मेन मकसद यही है जो चर्चा करते हैं, और कुछ ना कुछ इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को एक दूसरे सपोर्ट मिलता भी है। तो आई होप कि कुछ ना कुछ हम लोग इससे बेनिफिट पा सकते हैं, और कोशिश करें कि हम एक दूसरे को जैसे भी अपनी अपनी हमारी जो भी टेक्निक्स हैं, उनके आधार पर अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूँ थोड़ा बेहतर रिजल्ट निकलेगा। कंट्राडिक्शन फॉर द टाइम बिंग हो सकता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इलियट वेव में दो लोग देखते हैं तो दोनों लोगों के बीच में एक अलग अलग निर्णय निकलता है कभी कभी, बट फिर भी सर कहीं ना कभी तो कॉन्सेंसस बनता है। जी श्रीनिवास जी। Sir, just one last point from my side, especially for new traders. मेरा I want to be very open in sharing this. मैंने जो actually मैं अपना trade book देखूँ, and more if you just be true only to yourself, मैं देख रहा हूँ actually एक क्वार्टर में अगर 12 हफ्ते होते हैं, it's only in 6 weeks actually I am trading well, मतलब trades are going well. There are maybe 2-3 weeks where it's tumbling, एंड 4 हफ्ते मिनिमम तो मुझे एक्चुअली कुछ नहीं करना चाहिए. सो अनलेस वन हैज अ बेटर मतलब ट्रेडिंग एबिलिटी, actually it's easier to not trade and wait for when you have the rhythm of the market or your bias is aligned with the market. And spend the downtime in मतलब थोड़ा और अपने techniques learn करो. Like I picked up pivot theory from your spaces only, very useful. I pick up a lot of good trading psychology tips from Dr. Ashu's spaces or when he speaks in spaces like these. More and more I'm discovering, sir, कि actually हर रोज trade करना तो भूल ही जाए. Even in 12 weeks there may be 5 weeks जहाँ मतलब अच्छा trade होगा, एंड बाकी 3-4 हफ्ते थोड़ा शांत बैठना जरूरी है एक क्वार्टर में. सर मैं एक चीज इसमें नहीं, बट थोड़ा मेरे को बिल्कुल बहुत बहुत सही आपने सही कहा। आपने कहा। नहीं, मैं प्रशांत जी बस कुछ कहना कहना चाह रहा हूँ, चाह रहे 4 हैं हफ्ते जो आप बोल रहे हो ना, वो 4 वीक्स यू नीड टू नो कि मार्केट पोजीशन कैसे, तो वहां पे स्कैल्प्स कैन बी डन इफ यू आर इफ यूर इफ यू कैन एग्जीक्यूट दोस काइंड ऑफ ट्रेड्स। तो वो स्कैल्प्स हैपन देयर, वो छोटे छोटे ट्रेड्स वहां पे इफ यूर okay, and if you can execute those kind of trades, if you're quick on your finger with your fingers, तो then only then तो वहां पे वो 4 हफ्ते जो आप बोल रहे हो ना, वहां पे वो सारी चीजें हो सकती है। फिर वो क्विकली ट्रांजिशन, दैट्स व्हाट आई जस्ट एडिंग दैट, वो जो आप 4 बात कर रहे हो 4 वीक्स की। ये बहुत ये इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट है। पॉइंट है। मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि देखो टेक्निकली अगर हम देखें किसी का कोई सा भी सिस्टम बोल रहा हूँ, नॉर्मल आप लाइंस खींच के भी परफेक्टली ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो, बट नॉट एवरी डे। ट्रेड अपने आप निकल के आते हैं, ठीक है, बट क्या होता है कि अगर 1-2 दिन नहीं आए
तो उसमें जो लोग लॉस करते हैं अपने, वो एक्चुअली इतने बड़े हो जाते हैं कि जब 3-4 दिन बाद या 2-3 दिन बाद जो भी परफेक्ट सिग्नल उनके सिस्टम में जनरेट होते हैं, वो उसको अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई जो गैप लेके, ब्रेक लेके और इतना रिजिड हो जाए कि जब मेरा सिस्टम बोलेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। एक्चुअली हम क्या करते हैं, 9-15 हुए ना ट्रेड लेने का एक जो कीड़ा होता है ना, वो सबके अंदर होता है, और कहीं ना कहीं हम अर्ली ट्रेड कर देते हैं कि ऐसा होने वाला है। कहीं ना कहीं हमारा ओपिनियन इंटरफेयर कर जाता है हमारे सिस्टम के साथ। जबकि ट्रेडिंग क्या होती है, स्टेट्स है, वो तो सीधी स्टैटिकली आप लगा दो उसमें सिग्नल्स अपने आप जनरेट होते हैं और अपने आप ट्रेड मिलते हैं। लेकिन जो जब ट्रेड नहीं मिलते हैं, जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, उस टाइम पर लोग चुपचाप बैठ पाते हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है बिटवीन मैं बोलूंगा ग्रेट ट्रेडर एंड नॉविस ट्रेडर। लोग ओवर ट्रेडिंग की वजह से मार्केट में लॉस में जाते हैं। और अनदर चैलेंज होता है, मतलब फाइंडिंग अ गुड ट्रेड इज नॉट अ वेरी बिग टास्क, बट वो कब आएगा तब तक का वेट करना आना चाहिए, प्लस जब आएगा तो उसको अच्छे से ड्राइव करना आना चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज डोंट ट्राई टू कैच एंटायर मूव। उसमें प्री डिफाइंड लेवल पर अगर कोई अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पर निकलने लगे, भाई इतना है अब। लेकिन इसमें होता क्या है, चैलेंज ह्यूमन साइकोलॉजी का ऐसा है कि जब आप निकलोगे टारगेट हिट करके और उसी दिन वो मल्टी बैगर टाइप से हो जाएगा, तो आपको इतना रिग्रेट होगा कि अगली बार आप नहीं निकलोगे, और जब नहीं निकलोगे तो फिर वो जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। तो ये जो अप एंड डाउन होते हैं, मतलब ये रिग्रेट और ग्रीड और ये फियर, ये पूरे टाइम लोगों को परेशान करते रहते हैं। सो डिसिप्लिन ट्रेडर का मतलब यही है कि जब ट्रेड मिले तब करो, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से करो। जो भी आपकी स्ट्राइक है, हर बंदे की स्ट्राइक अपनी अलग अलग होती है। 1:2 भी मिला ना, इट इज मोर देन इनफ। कुछ लोग बड़े ट्रेड लेते हैं, जैसे पॉल डोजन को सुनोगे तो वो 1:5 प्लस वाले ट्रेड होते थे पोजिशनली। सो ये अपना अपना है कि आपको कब एंटर करना है, बट आपको अपना सेटअप फॉलो करना चाहिए। सेटअप कोई सा भी हो, मैं बोल रहा हूँ, एक सिंपल सेटअप भी काम करता है, बट आपको उतना पेशेंस रखना जरूरी है कि जब ट्रेड बनेगा तब आप लोगे। प्रॉब्लम यही है, ट्रेडिंग का मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि वी हैव टू कम एट 9:15 और 3:30 तक पूरे दिन हमें ट्रेड करना है, तभी अपन ट्रेडर हैं। अगर अपन एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो अपन ट्रेडर नहीं रहेंगे, या 2 दिन बैठ नहीं सकते। तो ये इम्पेशंस जो है ना, वो किल करता है लोगों को। ये जो सीख लेगा ना, वो ट्रेडर बन जाएगा सूनर और लेटर। थैंक यू। वेरी वेल पुट सर। तो प्रशांत प्रशांत जी, आपने आप यू रेज योर हैंड। एक्चुअली क्या हो रहा है, जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर अगर ट्रेडिंग पैटर्न देखोगे ना, तो कोई भी मोमेंट जो आ रहे हैं वो वन साइडेड आ रहे हैं। ये जो 2000 पॉइंट्स में बियर 4 जो 4 कैंडल बना के 2000 पॉइंट वगैरह, उससे मतलब नहीं है। आपको वो मार्केट ऐसा कर देता है कि आप अपनी पोजीशन मजबूरन काटते ही हो। और जैसे अभी सिल्वर का एक एग्जांपल देता हूँ, स्टार्टेड फ्रॉम 35,000 टू 72,000, 79,000 भी गया था, फिर अगेन इट केम बैक टू 52,000। अभी वापस वो 75,000 भी आया, और वापस 75,000 से एक बार अभी शायद 62 या कुछ आया था। सेम फॉर ए क्रूड, मतलब द वे द मूवमेंट इज कमिंग ना, बीच में क्या होता है, अगर मैंने क्रूड बाई किया 6,200 में, व्हाट आई विल डू, 6,400 हो गया, मैंने बेच दिया अपना, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया, मैं निकल गया, राइट। वो उसके बाद 6,600 जाता है, 800 जाता है, 900 जाता है, और कहीं ना कहीं बीच में मुझे लगता है यार रेजिस्टेंस से मैं शॉर्ट कर देता हूँ, और शॉर्ट करने के बाद वो 7,500 तक जा रहा है। और वहां पे क्या होता है कि ओवरनाइट आपको एक, जैसे अभी क्रूड में एक लास्ट अभी मूवमेंट आया था, 6,200 के नीचे क्लोज हुआ था और नेक्स्ट डे सीधा 6,600 ओपन हुआ था, तो उसमें बहुत लोग ट्रैप हो गए थे। तो ये जो बड़े बड़े मूवमेंट जो अभी हो रहे हैं, और सेम सिल्वर, क्रूड, इवन इन स्टॉक, अगर ग्लेन मार्क बोलता हूं, ये इतने टाइम तक पड़े रहे थे, जब चलना शुरू हुए 1.5 महीने के अंदर ग्लेन मार्क, ऑरो फार्मा कितना चले हैं, सोच, मतलब इतना तो कभी सोचा भी नहीं था इनका। इवन आई वॉज लॉन्ग इन दैट, और मैं बोल रहा हूं मैं बीच में निकल गया कहीं पे, प्रॉफिट बुक हो गया लगता है, लेकिन उसके बाद अभी लगता है कि बहुत कुछ मिस कर दिया नीचे। मतलब अभी एकदम टावर बना चुके हैं वो। तो ये जो चीजें अभी मूवमेंट्स आ रहे हैं, जहां पे भी आप बीच में रॉन्ग साइड में अटकोगे, वो बहुत लंबा फंसाने वाला है। दिस इज व्हाट एक्चुअल में यहाँ पे गेम किया जा रहा है, तो वो पकड़ना भी मुश्किल होता है। जहां पे भी आप रेजिस्टेंस देख के अगर शॉर्ट कर रहे हो और हाथों हाथ नहीं निकल पाए, तो फिर वो निकलने भी नहीं देते हैं आपको। और अगर सपोर्ट देख के बाय कर रहे हो, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मौका भी नहीं मिल रहा है लोगों को निकलने का, तो ये थोड़ा ध्यान रखो।
No, that's what exactly I mentioned. Quick with your execution. No, so very quick, and then hold once the position is on your side. ये तो बार बार वही कह रहे हैं. Right, correct. So we have Gulin ma'am with us. Gulin ma'am, can you hear me? Yes, Karan. Hi. Yes, Karan. Hi, how are you? I'm doing good. I'm doing good. Great. What's your view? How do you think is the marketplace positioned here since we broke out today on both the indices? Right. So, see, for Nifty, I do think that, currently on the daily charts, I don't think that it has broken out of the range of the candlestick that was, registered on the last Monday. So it is still trading within that very range. And on the upside, the range, I guess the upside level happens to be around 17,000, 865. So I do think that, if at all this level gets taken out on the upside, then we'll be in for testing the levels of 17,925, 18,000, maybe on an intraday basis as well, or maybe in the upcoming trading sessions. And that's for Nifty. And also, there was a very interesting setup like a few days back in Nifty, that the only level holding it together was the level of 17,574, which is also coinciding with the 200 SMA. And the interesting part was that it bounced off from those levels itself. So it does look like that we might see another 100 150 point upside in Nifty. And if I talk about Bank Nifty, so still, Bank Nifty is at the levels of about 42,000. Just a second. I guess 875 is the multi-day high, 42,875. And if it breaks that level on the upside, because it's the monthly expiry, tomorrow can be a volatile one as well. So on the upside, I do think that 43,000 level will be open, and 43,000 ke upar to 43,100 on an immediate basis. I'm talking about that this might happen in 1 or 2 days. And also, see, the downside for Bank Nifty, I do think that it is capped at the levels of 41,800, and for Nifty capped at 17,550. So that is my very brief view on both the indices. Okay, thank you for that. And also, I'll take the IT later. I'll take the IT from you later. Or if you can see the charts, then you can obviously cover that as well. Chirag sir, I've invited you. If you can just come up. So I think let's start with the stock specific that we figured out. Bajpai sir, you want to start or should I just take mine जो मैंने analyze करे हैं? Bajpai sir? आप जो लाइक उनको आप बता दीजिए. Okay. So there are a couple of stocks that have cash market, maybe long term swing or short term also, that I've been tracking, and 2-3 दिन से मेरी positions भी हैं कईयों में, और कईयों में मैंने कल और आज generate करी है, initiate करी है. So there's one like BSE is multi month breakout. It's been falling like anything since like this thing March 2022. It's been a year. So it's trying to cash में है, तो it's trying to finally show some uh, strength, and it's trying to move up. So risk to reward is very favorable. So personally, I'm just talking about my position. There's no recommendation that I'm trying to post here. So basically, it's just something that I am tracking. BSE on the cash basis. Asian Paints is another one that I'm tracking for the long term. ये वीकली में भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये डेली में तो अच्छा है ही. तो वीकली में आई फील दैट दिस बाय फ्राइडे, if it crosses like 2920 जो इसने आज टच किया, if it crosses that, so I feel that it's going to break out till levels of realistic targets 30,000, 3050 and 3100. So that looks good to me, with of course the low as stop loss.
मतलब वो बोलने की मतलब लो ही स्टॉप लॉस लेंगे, उसके नीचे तो देखेंगे नहीं ना. सो या देन there's another stock that I have on my radar, that's PFC. अगेन कैश लॉन्ग टर्म. सो वो कैश स्टॉक है जो मेरे एक रेडार में, यूनियन बैंक है. दैट लुक्स गुड टू मी. अगेन कैश. Cummins looks good to me swing basis on FNO that I have initiated. So let's see these are a few stocks that I am tracking. बाकी कल की एक्सपायरी के बाद थोड़ा क्लैरिटी और आ जाएगी. और बजाज फाइनेंस, ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस और परसिस्टेंट तो मैं बार बार कर ही रहा हूँ ट्रैक, और वो मेरे में पोजीशन है. तो yes, let's see how it pans out. Persistent is acting very volatile. Bajaj Finance का result I don't know, I still can't figure out. मेरे को अभी तक result उसका मुझे नहीं पता. Can anyone? No, I still can't find out Bajaj Finance's result. आज ही आना था. But anyway, okay. So Persistent has been acting funny. ऊपर नीचे. तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है उसको हैंडल करना. बट हाँ, बजाज फाइनेंस ऑल्सो सुबह उसने एक टारगेट दिया, बट वो स्विंग पर्सपेक्टिव, कैश पर्सपेक्टिव, एफएनओ वाली पर्सपेक्टिव से अलग बात है, बट कैश पर्सपेक्टिव से भी वो, लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट टुमारो. आई वांट टू सी हाउ इट क्लोजेस, बिकॉज फाइनली बहुत टाइम बाद उसने कोशिश कर रहा है. इट्स above 6,000 and it's there only, it's flattish only, it goes up and down. So yes, let's see. मेरे रेडार में यही स्टॉक्स हैं. काफी ज्यादा स्टॉक्स हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इतने स्टॉक्स ट्रैक नहीं करता और मैं बहुत ज्यादा पोजीशंस में हूँ अभी. सो लेट्स सी. हाँ वाजपेयी सर, आशु सर, whoever wants to go next. हाँ जरा थोड़ा मुझे करण 5 मिनट का टाइम देना, मैं अभी खरीद लेता हूँ. तब तक बाय द वे अगर डॉक्टर साहब के पास सर कोई हो तो आप बताइएगा प्लीज. आशु सर, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आपके है दिमाग में that you're tracking, something that you want to add? सीके जी को लेते हैं. अच्छा, स्टॉक वाइज बोल रहा हूँ. जी. स्टॉक वाइज तो मतलब कुछ लॉन्ग टर्म बता दो. ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आपका व्यू क्लैश ना करे तो लॉन्ग टर्म बता दो. जनरली लॉन्ग टर्म में मैंने ड्यूपिन वगैरह लिया था कल, और फार्मा लिया था, ग्लेनमार्क लिया था. मतलब फार्मा मैंने कुछ दिन पहले स्टार्ट किए थे, काफ़ी टाइम हो गया है, उसमें ऐड करता जा रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा जो मुझे लग रहा है ठीक ठाक. और बाकी तो अभी थोड़ा मतलब मैं क्या करता हूँ, जैसे स्टॉक में ले लेता हूँ. जैसे मुझे अगर लेना है कुछ लॉन्ग टर्म के लिए तो उसमें फिर माथापच्ची नहीं रहती है. जैसे रेलवे के स्टॉक्स हमने ले रखे थे कुछ मंथ पहले, जब ये सब स्टार्ट हुआ था, ब्रेकआउट आने स्टार्ट हुए थे, टीटागढ़ वैगन और ये सब में रेलवे निगम वगैरह. तो वो एक अलग बास्केट है जो चल रही है. आशु सर एक बात बताओ, मैं यही डिस्कस कर रहा था अपने बाकी मतलब आसपास वाले लोगों से. ये आईआरसीटीसी नहीं चला रहे, आरवीएनएल 45% बढ़ा दिया 3 दिन में. क्या मतलब कैश में उसके पास है ना, प्रोजेक्ट तो उसके पास है. आईआरसीटीसी पास थोड़ी है. नहीं, बट हाँ अग्रीड वो तो मैं मानता हूँ, बट सर 45% और उसको मतलब मोनोपोली बिजनेस तो वो भी है ना बेचारा. नहीं, उसका तो मैं लेता नहीं हूँ, नहीं मिलता कभी भी. अच्छा. बड़ा मेरा पॉइंट समझ रहे हो, मतलब वो मैं बस रेलवे में बाकी तो अच्छे जगह को बॉगी बनाने वाली लो. बॉगी बनाने वाली कंपनी हमने खरीदी थी. एक तो ये था टीटागढ़, एक और वो कौन सी जुपिटर वैगन है, तो वहां पर थोड़ा दिमाग लगा के करी थी हमने बाइंग. अभी कुछ काफी टाइम हो गया अब तो वो एक अच्छा चल रहा है बास्केट. तो देखते रहते हैं. वो तो थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा सा डीपली स्टडी करके करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट. वो फिर छोड़ देते हैं. मैंने तो देखा भी नहीं कितना बढ़ गया, सच बता रहा हूँ. ये कितने चल गए मुझे पता नहीं है. वो अलग ही अकाउंट रहता है मेरा, मैं उसमें बस ले लेता हूँ, पटक देता हूँ, वो पड़े रहते हैं. मतलब वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्टोरी है ना, अभी तो बिगिन हुई है. फिर क्या होता है बीच में देखो तो 40 चल गया, फिर 20 गिर गया, तो वो दिमाग में टेंशन रहती है. के लिए बता दो वो स्टॉप लॉस जैसे लगा, आप देखते नहीं हो पर वो समझ जाएंगे, देखना नहीं है. अब उनको ये बता दो कि स्टॉप लॉस भी एक प्लेस होता है. मेरा स्टॉप लॉस है. मैं पोर्टफोलियो जो भी कैपिटल है मेरे पास 100 रुपए रहते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कितना ही ओवर कॉन्फिडेंट हूँ मैं, 2.5% से ज़्यादा लगाता नहीं हूँ. अगर मेरा 100 रुपए है तो मैं 40 स्टॉक होल्ड करता हूँ एट अ टाइम, और 2.5% मेरा एलोकेशन रहता है, और वही मेरा पूरे एंटायर कैपिटल का स्टॉप लॉस रहता है. तभी हम 10 साल तक खींच सकते हैं किसी पोर्टफोलियो को. ये बीच बीच में किसी में ज़्यादा डाल दिए, कोई एक सेक्टर चल गया, कोई स्टॉक चल गया, उसमें 50% डाल दिया, वैसे नहीं करता. डाइवर्सिफिकेशन इज द की. एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, और अपन को 10 साल रखना है.
बीच में अगर हमें लगता है कि भाई हो गया इसका, या हमें लग रहा है कि अब बिजनेस में दम नहीं बचा, लिमिटेशन हर बिजनेस की होती है, ग्रोथ का एक अपना सेचुरेशन पॉइंट होता है हर बिजनेस का, अगर वैसा हमें कभी लगता है तो हम निकल जाते हैं, फिर दूसरे स्क्रिप्ट कर देते हैं। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना के चलते हैं। ये प्रॉब्लम उनको आती है, देखो अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टोरी प्ले करनी है ना, तो कभी कभी क्या होता है यार, स्टॉक्स इतने बढ़ जाते हैं ना। मैं ग्रीन न्यूज बताता हूँ आपको, ग्रीन न्यूज 40 रुपए से है मेरे पास, कैन यू बिलीव? 40 रुपए से ग्रीन न्यूज है, आज एफ स्टॉक बन गया। कौन सा? ग्रीन न्यूज, ग्रीन न्यूज फार्मा कंपनी है, फार्मा मैं कंपनी डॉक्टर है, हूँ, मैं फार्मा डॉक्टर में हूँ, जा फार्मा में रहा जा हूँ। रहा हूँ। लेकिन ग्रीन न्यूज बता रहा हूँ मैं, 40 रुपए का था कुछ साल पहले, मैंने खरीदा था कुछ, मतलब काफी टाइम हो गया अब। तो 40 रुपए की बाइंग है मेरी, ऐसे मैं लेके रखता हूँ। मतलब अब क्या, अगर मैं देखता रहता तो 200 होता तो निकल जाता, 300 होता तो निकल जाता, कहीं ना कहीं निकल जाता। मतलब तो अगर कोई अपन ने कोई स्टोरी बनाई है और बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो पहले तो लेने से पहले पूरी दम लगा दो। ये स्टॉक जो खरीदते हैं उसमें पूरा ठोक बजा के जितना आपको ज्ञान है सब उसमें लगा दो, और फिर एक अपना पोर्टफोलियो का एक हिस्सा उसमें इन्वेस्ट करो, और फिर उसको होल्ड करो कम से कम 8-10 साल, तब मजा आता है। अगर आप रियल में कंपाउंडिंग इफेक्ट देना देखना चाहते हो, या बिजनेसेस कैसे ग्रो करते हैं, उसका मजा उसी में है। ऐसे में क्या बचा, अरे अरे इसमें जो रेल विकास निगम जब मैंने दिलाया था ना, उसी टाइम चल गया था और मेरे सारे दोस्त निकल गए थे, मैं बता रहा हूँ। अरे इतना चल गया, अब कितना चलेगा ये वो, मैंने देखा ही नहीं तब के बाद, अभी भी नहीं देखा, टीवी में नहीं देखा था, इतना चल गया उतना चल गया। नहीं, बट वो आप करते हो ना सर, जब चलते तो मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ये क्वेश्चन बोला ताकि लोग जो सुन रहे हैं ना वो ऐसी मैं बोल रैंडम रहा हूँ ना ना कि ले। आपको हाँ, स्टॉप लॉस की, देखो क्या होता है, एक स्टडी हुई थी, मैंने बताया ना कौन से वो थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था जस्ट फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, जो हाँ, पता नहीं उनका नाम भूल गया, मैंने एक बार बताया था। तो डाइवर्सिफिकेशन इज मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग ऑल्सो और इन इन्वेस्टिंग ऑल्सो। सो इफ यू आर वेल डाइवर्सिफाइड हो तो आपकी रिस्क लिमिट होनी चाहिए। यू नेवर नो कि आपने जिस कंपनी में लगाया है वो 10 साल रहेगी, 5 साल रहेगी, नहीं रहेगी, बंद हो जाएगी, क्या होगा, नो बडी नोज। तो आपको डिफाइन करना होगा कि अगर ये कंपनी जीरो हो जाती है तो मैं कितना कैपिटल मेरे पैसे में से लूज करने वाला हूँ। तो अपन को इतना नहीं करना है कि अपन को वो कंपनी डूब जाए तो अपन बहुत परेशान हो जाए। तो कंफर्ट, जैसे मैं कंफर्टेबल लेता हूँ ना ट्रेडिंग में, दिन भर मस्ती करता रहता हूँ, लोगों को लगता है मैं ट्रेड कब करता हूँ, भाई इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन चलती है कि लोग डर जाएंगे देख के, बट मैं एक व्यक्ति का टेंशन नहीं लेता, मतलब एकदम मस्त रहता हूँ। क्योंकि अगर कंफर्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, ना ट्रेडिंग कर सकते हो ना इन्वेस्टिंग कर सकते हो। सो इन्वेस्टिंग में कंफर्ट तभी आएगा जब आपको पता होगा कितना लूज करोगे अगर आपकी कंपनी जीरो हो जाती है। दिस इज मार्केट, यहाँ पे सोना भी पीतल बन सकता है कभी भी। तो अपने अपने तरीके हैं, मतलब मैं इतना इतना ट्रैक नहीं कर सकता कि ट्रेडिंग की तरह मैं पोर्टफोलियो को नहीं ट्रीट कर सकता। तो मैंने दोनों फिलॉसफी अलग बनाई हुई हैं। ट्रेडिंग इज डिफरेंट, इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट। इन्वेस्टिंग इज बिजनेस, एक्वायरिंग बिजनेस, होल्डिंग गुड बिजनेसेस। और ट्रेडिंग मतलब फिर मेरा चार्ट है, मोमेंटम है, जो चलता है वैसा करता हूँ, मतलब कभी भी पलट जाता हूँ, ऐसा है। तो वो फ्रीडम मैंने अपनी ट्रेडिंग में रखी हुई है कि आई कैन चेंज एनी टाइम। और पोर्टफोलियो में ये है कि एक बार मेहनत कर ली, बना लिया, फिर उसको होल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो रिस्क डिफाइन का यही तरीका है, टोटल कैपिटल इज रिस्क, ताकि डर नहीं लगेगा लाइफ का। ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। चिराग सर, गुड इवनिंग। चिराग सर, यू देयर? ओके, आई थिंक इज नॉट अवेलेबल। तो चलिए, चिराग सर अगर फ्री होंगे तो आएंगे, नहीं तो आई गेस वी हैव डिस्कस्ड कवर्ड इट ऑल। तो श्रीनिवास sir, something you want to add? No, no, I'm good. I'm good. No, no, I'm good. I'm good. Great. So, Bajpayee sir, फ्री हो तो something you want to add? फिर उसके बाद जी सर। चिराग जी से बात हो गई? नहीं, चिराग सर आई थिंक इज नॉट फ्री। सर मैं बीच में वो एक ट्रेलर प्ले करने लग गया था। अच्छा, हाँ जी, गो अहेड। What is the question for me? Just the market view and the current the movement that it made today, or the stock specific action चल रहा है which are showing us breakouts, and the markets index specific also 3 बजे के बाद जो हुआ, दोनों ने अपने levels काटे। तो
क्या लग रहा है, मतलब just your view in general? So I think the move which started in Bank Nifty from 38,850 is about to end its fifth wave. Probability is that it might take resistance at somewhere, you can say, at 43,200, 43,150 zone, and from there I'm expecting a three wave pullback, or anytime from here when it breaks 42,250, I'll be looking out for shorts for a first initial target of 41,200. Overall, stock specific breakouts are coming, but at this current junction, one has to be cautious. I'll be playing out the stocks which will get benefited from crude breaking down. So stocks like Asian Paint, uh, then Indigo, which benefit from crude prices falling, I'll look out for breakouts on them and trade long on them. Maruti looks good to me. If 8550 is crossed on that, I'm expecting 8800 coming up. But overall, on all these stocks, I'll be very cautious, as Nifty is already headed into a resistance zone or is already at resistance zone. So whatever new fresh breakouts I'll be taking, if I'm not getting good money in that in intraday itself, and it is a losing trade for me, I won't carry it overnight. If it is in good profits for me, I'll trail my stop loss at cost and then carry it. So on the fresh breakouts, if I'm taking any fresh stocks, this will be my strategy. And overall metals look weak to me, so I'll be looking to short them. I'll feel Tata Steel will come down to 90 levels. So if I get any good rise, I'll short that. Hindalco coming back to 350, 330 levels again. If I get a level of 435, 442, I'll look to short that again. Or break of 416, I'll enter shorts. This is my views and the stocks I'm tracking as of now. And last not but the least, yeah, go ahead. What did you ask? No, go ahead. Last but not the least, I feel gold also has formed a short-term top. So gold might correct back again on MCX to the levels of 58,200 to 57,500. Crude oil has also formed a short-term top, and MCX levels of 5800 to 5700 is possible in the short term. But then again, so this is short term view, right? Yes, Hmm. yes. Trading view. Yeah. I'm a trader. Yeah. So we all are. Yeah. Got it. ठीक है. ठीक है फिर. Let's see how it pans out. Thank you. वाजपेयी सर, समथिंग आप कुछ ऐड करोगे फिर कंक्लूड करते हैं. हेलो, जी जी. आप अपने को म्यूट कर लो, नहीं तो फिर इको हो रहा है. हेलो हेलो, आवाज आ रही है हमारी घर? अच्छा, सैनी साहब ने ज्वाइन किया, तो सैनी साहब की बात सुन रहे. सैनी साहब प्लीज अनम्यूट करके आपने. जी. हेलो. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. Good evening, अनमोल का Karan. माइक ना एको हो रहा है. Good evening, Karan. Thank you very much for inviting me. A wonderful discussion. Really good to hear all kinds of views. So whatever little I know of, I'll just speak. See, if you know my background, I've been more than 30 years in the market. Most of the time, I was a bearish guy. Okay, but since last May, I have been only on the bullish side. Believe it or not, I have not taken a single short trade. Maybe I might have taken one or two, but on a daily basis, I have not taken a single short trade. The reason why I turned bullish was because the fundamentals of the stocks of the corporate sector and, of course, the economy turned around, in my opinion, in May. I was wrong because the Nifty hit a low in June of 2022. Okay, but I have not changed my mind since May 10th, May 12th, actually.
Now, among the bull markets I have seen for the last 30 plus years, this is one of those smoothest bull markets in terms of price action. But there have been, opinions contradicting every single day. For every bull, there's a bear, and both are passionately arguing, saying this is bullish or bearish, as the case may be. But I've stuck on, even though I'm a very cynical kind of guy and have been beaten by the market enough number of times. See, what I notice generally from an outsider's point of view is people who have, say, more than 20, 25 years experience are generally bears in Indian market. And people who have about 2 years of experience are also generally bears. The reason is like this. See, if you take now 23, if somebody, let's say, has come in 2021 of April, May, when the second wave of COVID was there, they would have seen bull market for about 6 months. And then they would have seen a continuously bear market since then in stocks. The Nifty, of course, made a new high in December of 2022, but most stocks are struggling since October of 2021. So they would have tasted a bull market for about 6 months, and then they would have continued to buy, and they would have been very disappointed, and their portfolios would have come down, and many of them have left. This is very typical. So people like me also came in 1991. So we saw the first 6-7 months of a fantastic bull market, and then we got screwed for the next 12 years. 12 years. So what we saw Sensex on April 1992, we saw that same Sensex in 2004 May. So for 12 years, we were in a sideways to bearish market. So people like us are generally bearish, cynical. We will challenge anything and say that no, market cannot go up, India cannot go up, India is in trouble, all kinds of things. That is the problem with people like us who are 30 years plus. So also people who are 2 years plus 2 years also, they also will have the same problem. Now, I think somewhere along the line, we should understand our where we are coming from and not bring our baggage. Mostly veterans like us bring baggage. Our baggage is, boss, I have seen in 92, Harshad Mehta, 99, that thing I've seen. So therefore, market will not go. But if you simply look at price action, the market never told you, the Nifty I'm talking of, never told you to sell any time. If you're an intermediate trend trader, if you're just a day trader or looking for very short term, maybe it might have confused you, but it never gave you a chance. Let me just quickly come to what happened in March. I think E.D. Srinivas talked about, the sentiment indicator was 10, 12 or something like that. Now, the 10, 12 sentiment indicator was, we've never seen that kind of number. Even in May, June of 2022, that sentiment indicator was 16. Even in March 2020, the sentiment indicator was 16, again, 16 or 14. It is never below 14, which we saw in March of 2023. Now, that is something, which is unprecedented. We've never seen that kind of thing. Yet, people were thinking at 16,850 that it will go to 15,000 or below that. I mean, if you are having some experience in the market, you would not have thought that. Now, what could one have done? Now, this is hindsight, but I'm telling you what you could have done and what you may want to do with the future. See, the previous, if you take an intermediate uptrends, if we are in a bull market, which I think we are, because we have made a new high in December, and the next fall, the big fall has happened somewhere in March, up from December 1st to March. Now, March, we were stuck at between 16,820 or something to 16,900, in that range. Let's say 16,850. The previous low was in September end, when the Nifty was 16,750. So only if for people like me who look at the screen and, the price action traders we are, and experience, based on experience, I would have been worried if the Nifty had traded below 16,700, 750 for about 1 week. So you must give 1 week to the market. You can't say it has traded at 16,740, then I'll go and short the market, because it's a long bull market. It has taken you some time. It has moved to a new zone. So you should have given time. So that is what, if you observe, I write every single day in my Twitter feed called Market Mirror Today, and I sometimes give postmortem. I've never ever written anything bearish since May 12th of 2022. The reasoning simply was that it was always making higher top, higher bottom.
or even if it made a lower top, it didn't make a lower bottom. So it is at best sideways. And sideways market are the most difficult markets to trade. It will frustrate you. I went through a 12-year sideways market. Okay. So you can imagine the frustration. People today talk of 12 days means they get frustrated. 12 months is completely impossible. People will not trade. I've traded a 12-year soon. So I know how sideways market are. They will challenge you. They will make you feel that you're in the wrong profession. They will make you feel miserable, which we felt in our younger days between 92 and 2004. We felt miserable. Everything will be good, but things are when we are trading, we'll feel that we'll only lose money because we are bulls, and we think the bears will make money. Bears also won't make money because they wouldn't know what to do, because the environment will be bullish actually. Okay, so therefore, see, I'm taking a little longer time because I come very rarely. Please indulge me for that time. Okay, so now when you saw in March that this Nifty did not go below 16,750 and with a sentiment indicator of 10, then you know the worst is over. You know the worst is, there is no way you can, no way, I mean, in the market nothing is impossible, but the probability of it falling further from there was very low. So what happened is the sudden 9 days rise you feel, is it too much? No, that is a part of the bull market. When you push the market too much, then like a spring, it will bounce back. This is not a characteristic of a bear market. This is a characteristic of a bull market. When you try to push it beyond a level, then it will spring back. At 16, 17, if it was the sentiment indicator, then I can understand this rally of 9 days was overdone. But when you push it to 10, you will get such kind of rallies. So therefore, we went to 17,850. Is not a surprise at all. Then we had to cool down, which we cooled down. Where did we cool down? We did not even go to 17.5. Normally, we should have gone somewhere there. Now we have again bounced back today. And now we are having a challenge as to whether we are at the resistance or what are we going to do. If you look at, again, a price action, for me, it's like showing like an inverted head and shoulder, which I put it in my Twitter feed. I'm not saying it will happen like that, but I won't be surprised if it happens like that. That an inverted head and shoulder means a 1,000-point rally should be there from what we are closed. Or it may not happen. But there is a possibility if it breaks into that new zone, that can happen if we are in a bull market. So I am taking a stance that we are in a bull market. The bull market has given us price action, beautiful price action. Is not troubled a bull who is stubborn bull or a foolish bull. He has always made money by buying on decline. Even if you look at all of you people, we are talking of what to buy and which sector to invest. So where are we in a bear market? Because you are looking for buying opportunities, and that I think is the right thing to do. So every one of you didn't I don't think anybody talked of any specific stock which you will short it and you'll make money. Though somebody mentioned a sector, I think steel sector somebody mentioned, I was hearing, but that was by in the passing. When you give 5 bullish strategies, you give 1 bearish strategy, that is norm. That is the norm in a bull market, because in bull markets also some sectors will come down. Now you yourself have proved that we are in a bull market, even though we may be skeptical, we may be afraid, we may be anything. See, when you enter the market, you will lose money. Losing is guaranteed. That I can vouch for. Okay, profit is a probability. Now, where is the chance of high probability is on the upside and not on the downside as of now. Forget the numbers. What is the price action telling you? The price action is telling you, I will not go down so easily. Today also you try to smash it. With all the US markets having in bad shape, you should have expected a 100-point fall in the Nifty and stayed there. It is not staying. It is bouncing back. It is a stubborn bull which is saying, you do anything to me, I will bounce back. This has happened in the last few days. If you observe, it's happened in March also. It did not fall down. When you hit it for 7-8 days, you could not break 16.8. So the bull is not dead. So I would be on buy on decline till the bull market tells me I am dead. When will it tell me? The first indication will be if it breaks the previous lows. This is 17,500. At that point of time, for 1 week, if it trades, I would be very careful. And if it breaks 16,850 for a week and not, then I would consider it's a bear market. Till that time, I don't have to worry. So 17.5 is not far away from where we are today. Whatever recent low was 17,550 or whatever that low was. So it's so easy to put markers for this market
and it is helping you to put those markers and trade confidently. Of course you lose money, of course you may be wrong, because when it turns you will not know when it turns, but at least you have a marker. So when you have that marker, then you don't have to worry. You look at FII numbers. FII numbers were always negative for the last 2 years, month on month, month on month. But March you had positive. April will have positive. Okay. For 2 months in a row, for a very long time, we have not had FII numbers positive. You have domestic money coming in. And you have the participatory notes which are going to come, which will create havoc on the positive side or negative, I don't know. But right now, generally, it will happen on the positive side. Liquidity is there. Fundamentals are reasonably good. The price action tells you the bull is not dead. Bull is very stubborn. There is no business for the bull. Bear should have hammered it today and made it kill the market today, because this was the best day for any bear to hammer, because the US markets are dead, Asian markets are gone, European markets are gone. What would have stopped the bear? But he could not. They could not, right? So it's not that bears are enemy or bulls are friends or something like that. I'm just telling you price action. So one can go into the next few days. There's another thing about sell in May and go away. Now that sell in May and go away, we'll tackle it when it comes, but the price action doesn't tell me as of now. So I would be bullish. Sector is the big guys are buying into pharma. It is very clear. IT, we don't know. IT looks a little bit dangerous. HDFC Bank and HDFC, when they get merged, I think they will try to go up. With Reliance, they contribute 27% of the in Nifty. If these three stocks go up, then your Nifty numbers are taken care of. But if you're looking at stocks per se, I think the sector to look for is pharma. But last 1 minute, I am completely bullish on gold. I think gold will surprise even the equity investors in the next 2 years. I will speak some other time on gold, but gold is something I do not care what happens in the very short term, because one cannot predict. But if you take 2 year time frame, gold will I'll be very surprised if it does not surpass equity. See, if equity goes up 20%, gold will go 40%, something like that. Or maybe gold may go 60% or 80%. But gold is something has come into focus now. In my portfolio, I put 40% in gold, 60% in equity recently. I've changed. I was 100% equity. Now I removed 40% and put 40% in precious metal. That's gold and silver. So, I mean, I can do a whole session on gold as to why gold will go up, but that is for some other time. Thank you for listening to me, Karan sir, and other people. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much for these insights. And sir, he's bachcha hu sir main. So just keep joining in, keep giving your valuable inputs about the markets. This was wonderful. This was wonderful, and these detailed inputs also help a lot for people to understand how the market works. So thank you so much, and hope to we really expect you to come often, and we anyway do it like very rarely, and to just for the market view and for understanding of our listeners, we keep doing it. We used to do it very often, but then now we've come to 1 2 weeks, 2 weeks, one space, or maybe one space in a week. So we keep doing it. So would love to have you over and over again. So yeah, thank you sir for your time. Thanks, Karan. It's been really wonderful. Thank you for giving me that opportunity once again. Thank you. जी. So Bajpai sir, over to you sir. मोहिंदर जी स्पीकर पे आए, तो मोहिंदर जी आप प्लीज म्यूट करके रखिएगा अपना वीडियो जरा। मोहिंदर जी। हाँ जी वाजपेयी साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मोहिंदर जी, गुड इवनिंग। वाजपेयी साहब, व्यू तो सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो जैसा चाहते थे ट्रेडर के हिसाब से वैसे हुआ। करण आप लीजिएगा जी। जी बोलिए प्लीज। हाँ, तो जैसे हमने डिस्कस किया था, सिमिलरली व्यू है, ठीक है। आज नीचे का मौका भी मिला, ऊपर का भी मौका मिला ट्रेडर को, तो गुड अपॉर्चुनिटी, गुड मार्केट। कल के लिए 1:38 पे ध्यान रखना, जिसको भी हीरो जीरो खेलना वहां पे डिसाइड करना। मेरा व्यू, मैं तो वहीं खेलूंगा, ठीक है। वहां पे मैं हीरो जीरो की पोजीशन लूंगा, बाकी मैं देखूंगा कल मार्केट क्या करती है।
मेरा व्यू अभी भी बेरिश का है कि क्योंकि कल एक्सपायरी है। सो और बाकी रही बात जिस तेजी से जा रहा है उस तेजी से आ रहा है, तो ये साल केतु का है। केतु ऐसे ही काम करवाता है, जिस तेजी से गिरेगा उस तेजी से बढ़ेगा। सो वाजपेयी साहब, देखा जाए तो हमने जो डिस्कस किया था इंडियन होटल, इस मार्केट की उठा पटक में आज वो 345 में है। नीचे गया तब नहीं गिरा, ऊपर आया तो कल उसका रिजल्ट भी है। लेट्स सी हाउ स्टोरी अनफोल्ड इन इंडियन होटल टुमारो। और बाकी 28 तारीख का मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और मैंने अपना लेवल भी शेयर किया हुआ अपनी टाइमलाइन पे 950 970। इफ इट इज होल्ड अपकमिंग डेज तो हम एक सुपर बुल रन देखेंगे, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र है वो भी फेवर में है। तो बशर्ते कोई नेगेटिव न्यूज आएगी तो व्यू नेगेटिव हो जाएगा और आप वहां से आप अपना बेरिश का भी खेल सकते हैं। तो अपना व्यू हमेशा दोनों साइड का रखना चाहिए, ये नहीं कि यार बुल है तो बुल चले। जहां को मार्केट ले जाए, ट्रेडर के लिए कह रहा हूँ, इन्वेस्टर के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो जहां को आपको मार्केट लेके जाती है आपको उस भाव में बहना चाहिए। तो बाकी देखते हैं कल क्या होता है। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद महेंद्र जी। और वाजपेयी साहब पहले ही बोला था कि वो 42 575 60 625 को होल्ड करेगा तो बैंक निफ्टी ऊपर रहेगा, और 17,705 से लेके 720 पे वही था। तो अब कल के लिए 42,801 है और 17,800 निफ्टी के लिए है। तो क्लोजिंग तो उससे ऊपर हुई है, जो कल सुबह उसको सस्टेन करता है तो हम एक अच्छी रैली देख सकते हैं कल ऊपर के लिए। नहीं तो बाकी देखते हैं कल। रिकॉर्डिंग स्पेस, तो ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है स्पेस? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। हाँ अंकित जी, आप बोलिए अनम्यूट करके। आप बोलिए अंकित जी, अनम्यूट करके आप अपनी बात रखिए जो रखना चाहते हैं। करण्य नारायण जी की रिक्वेस्ट है। अच्छा, हो गया, ठीक है, थैंक यू। हाँ नारायण जी, आप बोलिए प्लीज, अनम्यूट करके अपनी बात रखें। हाँ नारायण जी, आप अनम्यूट करके अपनी जो भी व्यू हो या कोई क्वेश्चन हो तो रखिएगा प्लीज। तो करण, ऐसा है कि हम लोग देखिए लगातार भले अपना स्पेस हर अलग अलग स्पेस में हम लोगों ने अपने व्यूज शेयर किए, चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक भी रहे कुछ और निफ्टी के संबंध में भी। तो जो भी है देखिए, इस समय जो भी हम लोग चर्चा करते हैं, डिसीजन जो भी होता है, ये सब ट्रेडिंग पर्पज से है। और ट्रेडिंग जो भी कर रहा है उसके पास मतलब थोड़ा सा स्क्रीन रीडिंग और स्क्रीन को के बेसिस पर अपने ट्रेड को इमीडिएटली चेंज करने की भी क्षमता डेवलप करनी पड़ती है। तो हम लोग जो चर्चाएं करते हैं इससे शायद कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट अगर मिलता होगा तो वेल एंड गुड। मैं कोशिश करता हूं कि मोमेंटम जिन भी स्टॉक्स में मोमेंटम आने की संभावना हो, ऐसे स्टॉक्स को अपने पैरामीटर्स पर आइडेंटिफाई करके मैं अपनी टाइमलाइन पर भी शेयर करता हूं, और एक हमने टेलीग्राम चैनल बनाया उस पर भी डाल देता हूं। तो आप लोग देखे होंगे कि उनमें मोस्टली उस पर्टिकुलर वीक में कुछ ना कुछ मोमेंट जरूर आता है। तो जो ट्रेडिंग के पर्पज से, चाहे वो बुल साइड लेना हो या बेरिश साइड लेना हो, दोनों साइड में उनमें काम करने में एक एज मिल जाती है। तो इसी प्रकार से अगर सभी लोग अपना अपना कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें ट्रेडिंग से ही आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी फिलहाल जिस प्रकार का मोमेंटम है, जिस प्रकार की चारों तरफ वातावरण है, चाहे वो मैक्रो की समस्याएं हैं, वर्ल्ड पे लड़ाई भी चल रही, तो मतलब आप बहुत कंफर्टेबल होकर तो नहीं रह सकते कि आप कोई बहुत बड़ी पोजीशन, और खासतौर से जैसा अभी प्रशांत जी ने भी कहा था कि जो भी हमको फ्यूचर
की पोजीशन है तो वो बहुत बड़ी पोजीशन आप नहीं लॉन्ग करके ले जा सकते। तो ऐसे में मोमेंटम प्ले करने का एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और वो जो भी लोग हैं, मैं समझता हूँ इसमें काफी लोग हमारे रेगुलर आते हैं और काफी अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं। तो जगवीर ने रिक्वेस्ट की है, तो जगवीर की अगर आप देख लीजिएगा। सर रिलायंस का व्यू पूछ रहे हैं सर। रिलायंस का व्यू कुछ नहीं सर, वो रेंज में है। लेट इट ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन फ्रॉम दैट रेंज, बट फॉर नाउ 2350 अगर होल्ड करता है तो ठीक है, ऊपर वाली तरफ देखेंगे। अगर नहीं करता है तो 2315 2310 लेवल्स के नीचे जाता है तो आई थिंक अगेन वो जो इसने 31 मार्च को जो कैंडल फॉर्म करी थी उसको वापस रीटेस्ट कर सकता है ना। तो ज्यादा वीकनेस और स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी, वॉल्यूम्स नहीं है। परसों एक वॉल्यूम कैंडल आई थी बट उसका फॉलो थ्रू कल नहीं दिया, आज भी नहीं दिया। आज एक अ, नीचे वाली कैंडल वॉल्यूम बेस्ड बना दी। सो बेसिकली लेट्स वेट इट आउट। जबरदस्ती मत एंटर करो, रिजल्ट पे रिएक्शन नहीं दे रहा तो सब्र रखो। मंडे फ्राइडे को रिजल्ट आया था इसका ना, फ्राइडे वीकेंड पे आया था, जो भी आफ्टर मार्केट आया था, जो भी फ्राइडे के सेशन के बाद या सैटरडे जब भी। तो उसके बाद 3 दिन इसने जब कोई रिएक्शन नहीं दिया तो जस्ट वेट इट आउट, उसके बाद देखना। अभी इसको टच मत करो, लेट इट either go below 2310 or go above this level of 2375-80 levels ना। क्लोजिंग देने दो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो रोज ही काम कर सकते हो, है ना। सो ये व्यू है सर रिलायंस पे। और एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद दूसरों और स्पीकर्स को लेते हैं। बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आ गया, अच्छा ठीक है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो और क्या है, अशोक लीलैंड नॉट मूविंग फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग टाइम इन टर्म्स ऑफ ऑटो स्टॉक। यार अशोक लीलैंड आई डोंट ट्रैक ऑनेस्टली। एक्चुअली अशोक से भाई जो है अपनी पोजीशन अपलोड कर रहा है, तो थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो उस पर सेलिंग आ जाती है, फिर वो इसलिए सस्टेन। वाजपेयी सर रिपीट करो, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, अशोक लीलैंड में ना पिछले कई क्वार्टर से एफआईज कंटिन्यूअस उसमें से अपनी पोजीशन रिड्यूस कर रहे हैं। तो जैसे ये 148 150 पहुंचता है रिजल्ट के आसपास, रिजल्ट अच्छे आए सब बातें, लेकिन एफआईज उसमें अभी अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर रहे हैं, तो इस वजह से वो ऊपर रुक नहीं पा रहा। ओके हाँ, चार्ट भी वो पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर जाता है 144 143 144 के लेवल्स के ऊपर, सो आई थिंक दैट कैन वर्क। लाइक ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है फिर, बट लेट गो। 144 145 इज द लेवल दैट आई कैन सी ऑन द चार्ट टेक्निकली। तो हाँ हाँ वाजपेयी सर, और कोई है? हाँ, ये जगवीर जी ने जो आएंगे, जगवीर जी आप अनम्यूट करके आप रखें अपना व्यू पॉइंट प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस निफ्टी का जो है ऑलमोस्ट टॉप होने के करीब है अप्रैल महीने में, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 17,938 और 18,040। कल से डेफिनेटली शॉर्ट बनाना मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और ऑलरेडी कल जो है 20 अप्रैल की एक्सपायरी है, तो अप्रैल में डेफिनेटली कल वोलेटाइल तो रहने वाला है। निफ्टी मैक्सिमम यहाँ से 100 पॉइंट 175 पॉइंट, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं है। ये 18,050 के ऊपर क्लोज आई थिंक मेरे हिसाब से क्लोज नहीं देगा और सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी पूरा। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, 18,110 18,110 जो फिगर है वो ईयरली पॉइंट है, ईयरली पाइवट पॉइंट है निफ्टी का। अगर उसके ऊपर 2 बार क्लोजिंग देने में आगे सक्सेस हो जाता है तो ये डेफिनेटली 88 मार देगा। अगर वहां पे अगर सेल होता है 18,110 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाता है 2 बार, तो वापस से रिवर्सल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और अभी के लिए तो ये बहुत बड़े 2 रेसिस्टेंट काम करेंगे। 17,938 940 पकड़ लेंगे राउंड फिगर, और 18,050 राउंड फिगर। ये टॉप कल बने या फ्राइडे को बने, वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। और बैंक निफ्टी 43,800 900 ऑलमोस्ट यहाँ पे टॉप हो जाएगा और सेलिंग हो जाएगी। और फ्राइडे को
सैटरडे को आई थिंक कोटक बैंक का रिजल्ट भी है, तो ऑलमोस्ट सारे जो मेजर लार्ज कैप है उसके रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुके होंगे। और हेलो हेलो, हाँ म्यूट हो गया था। तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा प्रीमियम पुट का खाने के लिए ये ऊपर रख सकते हैं, और सेकंड हाफ में हाई वॉलेटाइल मार्केट कल रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। 17,940 और 18,050, बस ये दो लेवल है, यहाँ पे टॉप आउट हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद जगबीर जी। हाँ नारायण जी, आप अनम्यूट करके अपना बात जो भी आप क्वेश्चन रखना चाहते हो या आपकी कोई भी और रखिए। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। के बारे में जानना था, सभी बोलते हैं कि फार्मा सेक्टर अभी अच्छा चलेगा, उससे तो बहुत गिर गया है फार्मा। तो हाँ, किसके बारे में पूछ रहे हैं? लुपिन। अच्छा, तो लुपिन अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि डॉक्टर साहब ने अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड किया हुआ है, और लुपिन का चार्ट थोड़ा बेटर हो रहा है। टाइम फ्रेम बताओ ना, टाइम फ्रेम किससे पूछ रहे हो? वो क्या टाइम फ्रेम है, ट्रेडिंग है? चलेगा सर, अगले 6 महीने तो 1 साल भी चलेगा। सर रिपीट करेंगे प्लीज, उनको आवाज नहीं आई। 6 भी होल्ड कर सकता हूँ। हेलो, हाँ जी हाँ जी, आपने लिया कहाँ पे है? व्हाट इज योर प्राइस पॉइंट? -790 790। हाँ तो सर ये 790 पे लिया था आपने? 790 पे लिया था, अच्छा। हाँ जी। तो एवरेज नहीं किया कहीं पे? नहीं सर, एवरेज नहीं किया सर, कि नीचे में एवरेज नहीं किया सर। तो टॉप आपने ही बनाया था? हाँ, शायद हम ही ने बनाया। टॉप आपने ही बनाया था उस दिन? शायद हम ही ने बनाया था सर। अच्छा, तो सर कोई बात नहीं। वाजपेयी सर आप बता दीजिए, इन्वेस्टमेंट में चार्ट तो अच्छा ही लग रहा है, नीचे से बाउंस आ रहा है, अच्छा लग रहा है 720 के ऊपर, इट लुक्स गुड। अब फिर एवरेजिंग नहीं करी है तो नहीं तो ठीक है। देखिए लुपिन का चार्ट जैसा भी करना आपने बताया, चार्ट बेटर हो रहा है। अब इसका रिजल्ट आने वाला होगा, तो रिजल्ट आने दीजिए। एक बार रिजल्ट आ जाता है, वहां पर सेटल होगा, तो उसके बाद फिर आप इसमें अगर चाहें तो अपने हिसाब से जहां पर कोई अगर करे आपको एक अच्छा लिक्विडेटिव प्राइस मिले तो वहां पर आप ऐड भी कर सकते हैं। तो फार्मा सेक्टर में देखिए ऐसा था ना, सबसे पहले फार्मा सेक्टर ने करेक्शन शुरू किया था, और बहुत डीप करेक्शन फार्मा में हुआ है। करेक्ट। फार्मा में समझिए 20% तक स्टॉक रह गए हैं ऊपर से गिरने के बाद। और ये भी नहीं है कि नीचे से, अगर आप नीचे से भी तुलना करेंगे तो ये नहीं है कि पुराने जमाने के भाव जो थे उससे 4 गुने हो ना, उससे उसके आसपास पहुंच गए बहुत से, तो उसी के उससे नीचे भी चले गए। तो ये देखिए जैसे एक जो भी इनके साथ पास प्रोडक्शन वगैरह हुआ, 2021 का प्रोडक्शन काफी अधिक इनका हो गया था, जैसा सभी लोग यहाँ पर चर्चा के दौरान बताया, पिछले कई स्पेशल में चर्चा हुई थी कि इनके पास काफी स्टॉक बच गया था जो बिक नहीं पाया था। और इस क्वार्टर में, जो कमिंग क्वार्टर है, जून का क्वार्टर है, इस क्वार्टर में मोस्टली फार्मा कंपनियों के जो भी उस समय के स्टॉक हैं वो एक्सपायरी वगैरह हो जाएगी, तो उनकी जो भी इन्वेंट्री है वो सब एक प्रकार से वाइप आउट हो जाएगी। तो उसके बाद से फिर इनके रिजल्ट कुछ हो सकता है बेहतर आने शुरू हो। और ये आप लोग जान लीजिए नारायण जी की जब तक कंपनी के रिजल्ट ठीक नहीं आते ना, तो वो फिर परफॉर्म कर नहीं पाती, हमेशा अंडर परफॉर्म करेगी इंडेक्स को, या ओवरऑल मार्केट को भी अंडर परफॉर्म करती है। तो अब जैसे 2 साल का लगभग एक साइकिल इनका हो गया है, 21 से लुपिन गिरना शुरू हुआ था, या अगस्त 21 से, तो 2 साल साइकिल पूरा होने वाला है, तो अब शायद थोड़ा ऊपर का साइकिल देखने को मिलना चाहिए। पीछे बड़ा अच्छा मूवमेंट इसने किया भी था 775 के आसपास, एक न्यूज आने की वजह से फिर एकदम गिरा था, और 216 से गिर ही रहा है अभी, मतलब नहीं भी थोड़ा सा चला भी था, बीच में चला था, ये 775 तक गया था, फिर से इसको फिर एक धक्का लग गया। इसको, ये तो दवा की कंपनी है, इसको खुद ही जुकाम बुखार हो जाता है।
इसलिए होल्ड करना है या फिर मेरे प्राइस आने से निकल जाना? आप ऐसा है, जब अब इतने दिन रखे हैं, यही तो होता है। फीडबैक आया 220 के बाद में, फिर हाँ। 1200 1300 के आसपास से वापस नीचे आया और रिकवर दे रहा था, तो मुझे लगा कि एक ब्रेकआउट मिलेगा और जाएगा वापस एटलीस्ट 12। लेकिन चूंकि कोविड की वजह से जितने फार्मा, देखिए कुछ ही को छोड़ दीजिए, आप सन फार्मा को छोड़ दीजिए और आप सिप्ला को छोड़ दीजिए, बाकी मैक्सिमम स्टॉक ने बहुत डीप करेक्शन दिया। तो उसी में ये भी था। अरविंदो फार्मा को देखिए, 1200 से 400 रुपए आ गया था। करेक्ट करेक्ट। अब देखिए थोड़ा सा ये मई का जो जून के क्वार्टर की जो रिजल्ट्स हैं, इसके बाद से इसमें कुछ और सारे फार्मा में बेहतरी हो सकता हो। वैसे तो डॉक्टर की लेसन पर चलेगा, तो मैं कहता वो चूंकि डॉक्टर साहब को ज्यादा एक्सपीरियंस है मेडिसिन के बारे में, तो अच्छा बताते। पर मैं तो केवल चार्ट के बेस पे कह रहा हूँ कि मंथली चार्ट भी थोड़ा बेटर होना शुरू हुआ है और वीकली भी ठीक हुआ है, तो हो सकता है कि फिर से एक बार आप आपके रेंज के ऊपर भी निकले। ऐसे हम लोग नहीं 100%, और डेली पे डब्ल्यू पैटर्न है, वीकली पे इट्स राउंडिंग बॉटमिंग आउट राउंडिंग पैटर्न। फिर वही बोल रहा हूँ, वो ट्रिगर तभी होता है जब 720 के ऊपर जाएगा। एंड मंथली तो थोड़ा दूर का हो गया, तो मैं वैसे चलो आपके लिए देख लेता हूँ। मंथली पे ब्रेकआउट कर चुका है, पिछले महीने का ऊपर डोजी बना के इट इज ब्रोकन आउट। सो हर तरह से ब्रेकआउट है सर। तो देखो देखो, लेट्स सी, लुक्स गुड। बाकी मार्केट है, वी नीड टू रिस्पेक्ट लेवल्स। ओके, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके। सो लेट्स कंक्लूड। बाजपेयी सर, कंक्लूड करते हैं आई गेस। हाँ करना ठीक है, परफेक्ट। सो आई थिंक वी डिस्कस्ड इट ऑल। लेवल्स डिस्कस कर लिए, मिड कैप स्मॉल कैप रह गया, बाकी तो कुछ छोड़ा नहीं हमने। आई थिंक वी डिस्कस्ड इट ऑल। तो आई समझता हूँ इस समय बहुत ज्यादा स्टॉक का डिसीजन करने का कोई बहुत औचित्य नहीं है। कल की फाइनल करेक्ट यस डिस्कस कर लेंगे जी। जी, जो अपने हिसाब से दिख रहा है वो शेयर कर दिया। बाकी हाँ, तो ठीक है। आई थिंक लेट्स जस्ट एंड दिस स्पेस एंड करते रहते हैं। वील कंक्लूड दिस वन एंड वील जस्ट मे बी लेट्स सी हाउ टुमारो पैन्स आउट। उसके बाद हम वीकेंड पे या नेक्स्ट वीक एक्सपीरियंस करेंगे न्यू मंथ का and the positions that have been created and the data that has been the data that comes out। कल के बाद एक डेटा आता है, तो इम्पोर्टेंट होता है ऑफ कोर्स। एंड कैसे प्रीमियम्स रहते हैं फ्यूचर्स के, निफ्टी बैंक निफ्टी के, कैसे बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस रहते हैं कल में, कैसे रोल ओवर्स होते हैं, फाइनल रोल ओवर्स। आज एक इनिशिएशन हुआ है, बट कल कैसे रहता है। तो आज का डेटा तो ठीक है, बट कल एक फाइनल डेटा जब आता है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। मे बी वीकेंड और sometime mid next week or initial Monday Tuesday में कभी। So yes, I guess that's it. So thank you everyone for joining in। एक मिनट करण, वाजपेयी सर। हाँ जी। हाँ जी मोहिंदर, एक ध्यान रखना, कल काफी गेम डेट है बैंक्स की। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैंग बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक। तो या तो ये हीरो बनेंगे या तो कुछ और ही होगा। IDFC HDFC कोटक में रोल ओवर्स हुए हैं बहुत ज्यादा। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कल बैंक की गेम डेट बहुत है। पीएनबी, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैंग बैंक। अच्छा ओके। सारों की कल की बात कर रहे हो? कल हाँ, कल पड़ेगा। ओके। चलिए तो धन्यवाद सभी लोगों को। श्रीनिवासन जी भी काफी देर तक हम लोग साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवासन जी। बस एक चीज मैं साथ में ये कहना चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा डिस्कस तो करते हैं, करना भी चाहिए कि मार्केट बियर मार्केट है या बुल मार्केट है। बट इसी बियर और बुल मार्केट के बीच में ना स्टॉक बहुत ज्यादा बियरिश हो जाते हैं या फिर बुलिश हो जाते हैं। तो मैं कंटिन्यूअस इस बात को कहता भी रहता हूँ कि हमें कोशिश थोड़ी करनी चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए। जो लोग प्योरली निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ऑप्शंस के रूप में, तो उनकी एक अलग बात है। वो उनके लिए तो डेली का मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वीकली मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक आपका पॉजिटिव मूव कर जाएगा और इंडेक्स उसके अगेंस्ट, इंडेक्स के अगेंस्ट भी स्टॉक मूव करते हैं। तो मैं अभी
एग्जाम्पल के तौर पर मैं लास्ट वीक का ही बता रहा हूँ, SBI को देख लीजिए आप। लास्ट वीक में भी SBI चला था जबकि मार्केट नीचे की तरफ गई थी। और कई कई बार ऐसा होता है, मैं तो लगातार आप लोगों के साथ स्टॉक शेयर भी करता रहता हूँ। तो थोड़ा सा अपने अपने ट्रेड्स को ना स्टॉक स्पेसिफिक भी करने के लिए, और जिस भी स्टॉक में करना है उसकी अगर आप डीप स्टडी कर लेंगे, चाहे चार्ट बेसिस पर और फंडामेंटल दोनों पर, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। भले ही मार्केट बुल चल रही हो या बियर, बहुत जबरदस्त बियर मार्केट होगी तब तो एक अलग बात है। देखिए बहुत बड़ी आंधी चल रही होगी तो कोई आदमी उसमें नहीं चल पाएगा। लेकिन हाँ, अगर तेज हवा है तो उसमें आप थोड़ा सा अच्छे साधन है आपके पास तो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं रास्ते को अपने। तो ये मेरा एक केवल अपना जो भी अनुभव है, जो भी सजेशन है वो मैं दे रहा हूँ। बाकी कोशिश मैं करता हूँ कि अपनी तरफ से मैं कुछ ना कुछ स्टॉक्स जो फ्यूचर के स्टॉक हैं वही मैं शेयर करता हूँ मोस्टली इधर, क्योंकि ट्रेडिंग करने वालों के लिए दोनों साइड का ऑप्शन जरूरी होता है, तो सेल करने के लिए भी और बाय करने के लिए। तो इसीलिए स्टॉक जो फ्यूचर्स में है उन्हीं को मैं मोस्टली आप लोगों को शेयर करता हूँ। और उसमें मूवमेंट उस वीक में कुछ ना कुछ हो जाता है, तो आइदर अपसाइड या डाउन साइड। कोशिश मेरी जो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ बुलिश स्टॉक के रूप में आइडेंटिफाई करता हूँ। बट अगर वो मंडे की ओपनिंग में ही बुलिश की जगह बेरिश टर्न हो गया तो फिर वो बेरिश का मूवमेंट भी ठीक ठाक दे देता है। तो इसलिए मैं बस यही कहूंगा कि जो लोग भी ट्रेडिंग में हैं सभी लोग अपने ये है कि जितने भी तरह के ट्रेड करने वाले लोग हैं हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आपस में कुछ डिस्कशन करें जिससे कि हमको भी एक सपोर्ट मिले और जो हमारे लिसनर्स हैं उनको भी कुछ सपोर्ट मिले उससे। थैंक यू सभी लोगों को। स्टॉक्स जो करते हैं जस्ट इसमें अप्रिसिएशन किसी को नहीं चाहिए, बट हाँ साथ में करते रहते हैं काम और साथ में ग्रो करते हैं सारे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड आल्सो। एंड जो शेयर करते हैं आई हैव आल्सो शेयर्ड अ लिंक अबव, तो जस्ट जॉइन इफ यू वांट टू। एंड दैट्स अबाउट इट, एंड वी शुड जस्ट कीप ग्रोइंग टुगेदर। एंड आई फील दैट नेगेटिविटी से दूर रहो और बस काम करते जाओ रोज रोज। Let's keep working hard towards things, towards achieving some good things in life. सब कुछ हो सकता है। Trading is good, but you need to work hard. Trading is crazy. अलग ही नशा है। So thank you everyone. Good night, and we'll start with the spaces maybe weekend or sometime ऐसी Tuesday, Wednesday next week. So we'll post it before we schedule one coming week or on the weekend. Thank you. Take care. Good night.